तो हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज में हमें स्याओ चैन नाम के बंदे के बारे में कहानी बताई जाती है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को, जो कि हीवन में रहता था, उसकी स्पिरिट को डाल दिया जाता है, जिस वजह से स्याओ चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और पावरफुल बनने के बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से बदला लेगा। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें हीवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यमफाई नाम का बंदा अपने भाई को आवाज लगाते हुए कह रहा था, बड़े भाई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कि तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है, जिसका नाम असल में स्याओ चैन था, और वहाँ पर आने के बाद यूनफाई के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है, जो कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे यूनफाई आया हुआ है। स्याओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक उस बेचारे के ऊपर कर देता है। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही यूनफाई की जान लेता कि तभी यूनफाई चिल्लाते हुए कहता है, अरे बड़े भाई तुम ये क्या कर रहे हो, देखो मैं यूनफाई हूँ, आपका छोटा भाई। तब फिर उसको देखकर स्याओ चैन कहता है, यूनफाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, और मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। हाँ पता है आप कितना खतरनाक कल्टीवेशन कर रहे हैं, और इस कल्टीवेशन में आपकी जान भी जा सकती है, और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता कि मेरा भाई ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए मारा जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए आया हुआ था। तो फिर स्याओ चैन कहता है, ये कोई खतरनाक टेक्निक नहीं है, ये हीवन रिवलेशन टेक्निक है। माना कि इसे कल्टीवेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। अगर मुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो मुझे कैसे भी करके इस खतरनाक टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा। यूनफाई कह रहा होता है, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप तो हीवन के 5 सुप्रीम विंग के अंदर से एक होना, तो आप दूसरा तरीका निकाल सकते हो कल्टीवेशन करने का। जिस पर स्याओ चैन कह रहा होता है, हाँ मैं बहुत ही बड़ा सुप्रीम विंग हूँ, मैं इतना बड़ा सुप्रीम विंग हूँ कि मैं खुद की पावर को ढंग से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया सीधा का सीधा कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टेक्निक में आपका इस कल्टीवेशन लिखा है या फिर मरना लिखा है, और बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। या तो आप कल्टीवेशन करते हुए मारे जाएंगे, या तो कल्टीवेशन कर ही लेंगे, और अगर तुम्हें डर ही लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ हम लिंगन सेक्ट का सीन देखते, जहाँ पे कई सारे डिसेबल मौजूद थे, जो कि मास्टर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो कुछ हाई लेवल के डिसेबल थे, उन लोगों ने रास्ता रोका होता है। वो लोग कह रहे होते, मास्टर अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है किसी को अंदर भेजने के लिए, तो इसलिए तुम अभी चले जाओ, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। और इस बात को लेकर कुछ डिसेबल में वहाँ पे बहस हो जाती है, और वो लोग लड़ाई पे उतर आए थे, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन हाई लेवल के डिसेबल उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कि तभी अंदर स्याओ चैन नाम का एक डिसेबल बाहर आता है, और इस बंदे का नाम स्याओ चैन ही है, और ये हमारा मेन लीड होने वाला है। तभी वहाँ पर डिसेबल स्याओ चैन से कह रहे होते हैं, स्याओ चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवार फांग कर अंदर घुसने की, आज हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसमें लियू फेंग नाम का एक पावरफुल डिसेबल होता है, वो यहाँ पर स्याओ चैन को धमका रहा। तब स्याओ चैन लियू फेंग से कह रहा होता है, ये देखो ये किसका है, जिसपे रेड हार्ट बने हुए हैं। फिर लियू फेंग जैसे अपने पैंट को देखता है तो उसे पता चलता है, अरे ये तो मेरा, तुमने इसे कैसे निकाली। और वो अपने साथियों से कहता है, पकड़ो इसे छोड़ना नहीं, इसकी खोपड़ी तोड़। और सारे लोग स्याओ चैन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और बाकी लोग लियू फेंग की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे कि आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई लियू फेंग की। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आने के बाद सभी को शांत करा देते, लेकिन वो लोग भी नहीं रुकने वाले थे, इसलिए स्याओ चैन जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है, वरना लियू फेंग बाकी आज तो उसे नहीं छोड़ने वाले थे। और दूसरी तरफ हीवन के अंदर जो स्याओ चैन होता है, वो अलग अलग पोर्टल बनाते हुए पूरी दुनिया के अलग अलग जगह को देख रहा था, और वो कह रहा होता है, ये दुनिया तो मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही है, और मैंने सुना है कि हीवन के बाहर जो भी वर्ल्ड बना था उसमें 3rd नंबर का सबसे पावरफुल वॉरियर ये अर्थ ही है, जहाँ पर मैंने अभी इन लोगों को देख। तो फिर यूफी कह रहा होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बस मुझे इतना ही पता चल रहा है कि तुमने स्पेस के अंदर अलग अलग जगह पोर्टल बना रहे हो ताकि तुम नई नई चीजों को देख सको। तो फिर स्याओ चैन कह रहा होता है, जाओ तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और फिर स्याओ चैन कह रहा होता है, तुम बाहर जाकर जरा निगरानी रखो, क्योंकि मुझे डाउट है किसी
भी टाइम यहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी यहाँ पर आती होगी मेरी जान लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे बड़े दुश्मन है। और अगर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे आके तुरंत ही बता देना, और इसके आगे मुझे क्या करना है मैं वो देखता हूँ। उसके बाद साउच अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देता ताकि वो देख सके क्या किसी वर्ल्ड में उसके जैसा कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा होता है तो वहाँ पे कॉड की आवाज आ रही थी, जो कि साउचेन से कह रही होती, साउचेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए तुम वापस इवेंट के अंदर चले जाओ। कि तभी वहाँ पर एक्स केविल और एम्परर की बेटी आ चुकी थी, जिन दोनों ने वहाँ पर यूं फई की हालत खराब कर दी होती। उन लोगों ने उसे बहुत ही मारा था और साउचेन से कह रहे होते अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। तभी साउचेन कहता मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ पर किसी टाइम आते होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि वो दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने अपने हेवन रेलम को ब्रेक थ्रू किया हुआ है। तो फिर साउचेन कह रहा होता है तुमने जो यूंफई की हालत की है ना, मैं तुम्हारी उससे भी बुरी हालत करने वाला हूँ। जिसके बाद देखते ही देखते उन तीनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी और तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और उन दोनों के सामने साउचेन यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो उतना खतरनाक अटैक उन दोनों पे नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। इसीलिए सियाओचेन अब अलग अलग वर्ल्ड के पोर्टल के जरिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है, और जिसको देखकर वहाँ पे बाकी सारे लोग आ चुके थे। एक्सकैलिबर साउचेन से कह रहा होता है ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका तुम्हारी जान लेने का, और तुम यहाँ पे बहुत ही बुरे फंस गए, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन साउचेन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। जैसे उन दोनों का ध्यान भटकता है वो वहाँ से अलग ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। उस पोर्टल के जरिए एम्परर की बेटी एक्सकैलिबर ढूंढ रहे होते अब एक कौन से पोर्टल के अंदर चला गया, कि तभी उन्हें एक पोर्टल के अंदर साउचेन दिखाई देता है। और जैसे ही एक्सकैलिबर उस पोर्टल के अंदर जाता है वहाँ के जो पौधे थे इतना ज्यादा खतरनाक थे कि उसको निगलने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो फिर एक्सकैलिबर उनसे बचने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके रास्ते में जितने भी पौधे आ रहे होते हैं उन सभी की जान लिए जा रहा था। तो इसी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो पौधे उससे ज्यादा 100 गुने बड़ी हाइट में होते हैं। लेकिन तब भी कुछ पौधों ने मिलकर एक्सकैलिबर को वहाँ पे पकड़ लिया था और वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तो जिस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर साउचेन आता, जो कि एक्सकैलिबर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता, और जैसे उसके ऊपर अटैक हुआ था उस वजह से एक्सकैलिबर की हालत खराब हो जाती है, और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो पौधे उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते। और दूसरी तरफ जो एम्परर की बेटी होती है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी, जो जगह पूरी रेगिस्तान जैसी होती है। तो साउचेन वहाँ पे आने के बाद उसके पीछे से एम्परर की बेटी को आवाज लगा रहा होता है, और जैसे ही एम्परर की बेटी पीछे मुड़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, साउचेन वहाँ से भागकर दूसरे ही पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिस वजह से एम्परर की बेटी के सारे अटैक बर्बाद हो जाते हैं। और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, आखिरकार ये साउचेन बार बार कहाँ चला जा रहा है। जिसके बाद साउचेन एम्परर की बेटी को अलग अलग वर्ल्ड में ट्रेवल करवाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से एम्परर की बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो साउचेन का मुकाबला नहीं कर पा रही होती है। कि तभी एम्परर की बेटी साउचेन से कह रही होती है साउचेन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स थी, तो तुम मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकते हो, देखो तुमने मेरे ऊपर कितने खतरनाक अटैक कर दी। तब साउचेन कह रहा होता है पहले वाला साउचेन जिसे तुम जानती थी ना वो तो कब का मर चुका है, और इंसान का दिल जब मरता है ना तो उसके बाद ही वो खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, जिस वजह से मैं अब पहले वाला साउचेन नहीं रहा और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे अंदर से सारी की सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। इसलिए आज तुम मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम्हें मुझे यही कंसीडर करना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सारी चाल है तुम्हें मुझे यहाँ फंसाने की, और मैं तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। कि तभी वहाँ पे एक्सकैलिबर भी आ चुका था। तो फिर एम्परर की बेटी कह रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक, हम दोनों मिलकर यहाँ पे तुम्हारी जान ही ले लेंगे, और अगर तुम मर गए तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद देखते ही देखते तीनों के बीच वापस से फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं, और ये सारी चीजें देख के यू फेंग कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, मेरा बड़ा भाई किस हालत में होगा। एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई को कुछ भी ना हुआ। और उधर साउचेन अलग अलग वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल किए जा रहा था, और उस वजह से तो एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है
है कि साउ चैन कर क्या रहा है, वो तो हमें परेशान कर रहा है, वो तो सामने से कोई अटैक कर ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हम स्याओ चैन को देखते जिसके पीछे अभी भी फैंग और बाकी सारे लोग पड़े थे और वो भाग रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं तो रुक जा यहाँ, नहीं तो हम लोग तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। फैंग ने तो अपने फिस्ट को निकाल सीधा स्याओ चैन की तरफ ही भेज दिया था ताकि वो स्याओ चैन को रोक सके, लेकिन जैसे ही फैंग आगे बढ़ रहा था तो लोग उसे वहाँ पे रोक लेते और उससे कहते स्याओ चैन फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुका है और वहाँ पे जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वैसे भी वो वहाँ पर जाकर मर जाएगा, इसीलिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर स्याओ चैन फैंग को चिढ़ाते हुए कह रहा था आओ आओ, तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ, लेकिन फैंग जैसे ही उसके अंदर जाने वाला था तो उसके दोस्त लोग किसी तरह से उसे रोक लेते हैं, उसे कहते हैं रुक जाओ और अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारा मरना तय है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। और उनके जाने के बाद जैसे ही स्याओ चैन आगे बढ़ रहा होता है फॉरबिडन एरिया के अंदर कि वहाँ पर चैनमिन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि स्याओ चैन की दोस्त है और वो उससे कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं पर हो। वो चैंग मैंग से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं अपने सेट का टॉप 5 में आने वाला डिसेबल हूँ, तो तुम्हें क्या लगता तुम यहाँ पर चुपके से आकर मुझे डराने की कोशिश करोगी और मैं डर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो फिर चैंग मैंग कह रही हो मैं यहाँ पे तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जो पानी होता है उसके अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर की जीप बाहर निकल कर आ रही होती है और उसे देखकर जैसे चैंग मैंग डरने वाली होती है जहाँ पर सियाना चाहता है जो कि आते चैंग मैंग को बचा लेता है और वो उससे कह रहा होता है तुम्हें खुद को बचाना चाहिए और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। तो फिर चैंग मैंग कह रही होती तुम किस दिन काम आओगे, तुम हो ना हर टाइम मुझे बचाने के लिए, तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जिसके बाद साउ चैंग मैंग को घर लाने के बाद कहता है तुम हर साल मेरा जन्मदिन याद रखती हो और मुझे खुद ही याद नहीं रहता, मुझे तो बस इतना ही पता चलता है कि मेरे जिंदगी के एक और साल निकल गए तो इसीलिए मैं नहीं मना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज के दिन हम दोनों अच्छे से बातें कर लेते। तुम्हें पता है हमारे मास्टर को पॉइजन दे दिया गया, इस वजह से एल्डर फैंग जो है वो जब पूरे के पूरे इंचार्ज बन चुके हैं वही सारी चीजों को संभाल रहे हैं। तो चैंग मैंग कह रही होती है क्या मास्टर अभी खतरों से बाहर नहीं हुए क्या, उनके अंदर से पॉइजन कब निकलेगा? जिस पर साउ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा पॉइजन मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि एल्डर फैंग सारी चीजों के इंचार्ज है ना, तब तक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और अगर वो ठीक भी हो जाएंगे तो वो सभी लोगों को नहीं बताएंगे कि वो ठीक हो चुके हैं, ताकि अगर उनके फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में और उसकी सच्चाई जान सके। और जब तक वो पॉइजन उनका शिकार है तब तक ये लोग अपनी खुद की मनमानी कर रहे हैं। चैनमिन ये सुनकर डर जाती है, सच में क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या, कौन कौन लोग हैं हमारे सेक्ट के अंदर जो कि हमें यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर चैंग मैंग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद साउ चैंग मैंग से कह रहा होता है देखो अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए। साउ चैन जैसे ही कमरे के बाहर निकल कर आता है तो उसे इस जगह कोई बंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर साउ चैन कह रहा था अरे मुझे नहीं पता दुआन अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा होगा। वो वहाँ दुआन के साथ एल्डर फैंग भी बैठा होता है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग भी यही बातें कर रहे थे कि हमारे पॉइजन की वजह से वो मास्टर कैसे जिंदा बच चुका है, उसे तो मर जाना चाहिए था। और वहाँ पर कुछ डिसेबल भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर फैंग भी कह रहा होता है बस आप मुझे एक ऑर्डर और अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। तो फिर दुआन कह रहा होता है अभी तक हमें पता नहीं कि आखिर लास्ट सोल वैली और लियान क्या प्लान चल रहा है, इसलिए हमें अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। साउ चैन उन सभी की बातें सुनने की कोशिश करता है लेकिन ठीक तरह से वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। दुआन एल्डर फैंग से कह रहा होता है बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना आप वैसे करते जाओ, वो दिन दूर नहीं जब आप लिंगन सेक्ट के लीडर बन जाएंगे तो आपके हाथ में पूरा का पूरा लिंगन सेक्ट आ जाएगा और बस आपको मेरी बात माननी है और आपका सारा काम होते जाएगा। और सारे लोग दुआन के सामने ग्रीट करते हुए कह रहे थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। दुआन वहाँ पे एल्डर फैंग से ये भी कह रहा था कि मैंने सुना तुम्हारे सेक्ट के अंदर चैनमिन नाम की एक लड़की और पूरे के पूरे 3 सेक्ट है जो कि चैंग मैंग लेने के लिए तैयार और सभी उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास रेयर हेवनली स्पिरिट बॉडी है। साउ चैन ये सुनकर एकदम घबरा जाता है, आखिरकार ये लोग चैनमिन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये लोग चैनमिन को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे वो घबराया होता है
है कि द्वान को पता चल चुका था कि सीता वो वहाँ पे आकर काफी फेंक कर मारता है और वो कहता है इसने हमारे प्लान के बारे में सुन ली, इसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना। और वो सारे डिसाइपल साउ चैन के पीछे पड़ गए होते हैं और साउ चैन उनसे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। साथ ही वहाँ पे चैनमिन आ चुकी थी जो कि जंगल कुछ हब्स को तोड़ने के लिए आई थी। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पर चैंग मैंग को इनके हाथों नहीं लगने देना चाहता, मैं कैसे भी करके चैंग मैंग को यहाँ पे बचा के रहूंगा। और फिर वो उन बदमाशों को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहीं और ले जा रहा जहाँ पे चैंग मैंग नहीं। और ये देखकर चैंग मैंग घबरा जाती है, आखिरकार ये लोग कौन है। और दूसरी तरफ हम लोग हीवन का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी साउ चैन और एक्सकेलिबर और एम्परर की फाइट हो रही होती है, जिस वजह से काफी सारा हीवन टूट भी रहा था। ये लोग वहाँ पे साउ चैन को छोड़ने ही नहीं वाले थे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो वो लोग साउ चैन की जान लेके ही रहेंगे। साउ चैन उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है, जिस वजह से साउ चैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो अपनी अप क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी की हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर साउ चैन कह रहा होता है तुम लोग मुझसे कम पावर लेवल पे होने के बाद भी मुझसे फाइट करने के लिए आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला था, इसलिए तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वहाँ पे वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि वो उनकी जान ले सके, जिस वजह से एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साउ चैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब वो इन दोनों को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन तभी अचानक से जो साउ चैन होता है उसका अटैक वहाँ पे एकदम ही रुक जाता है क्योंकि अचानक से वहाँ पर किसी ने अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार घुसा दिया होता है। और आप यकीन करो कि वो कोई और बंदा नहीं बल्कि साउ चैन का जुनफई होता जो कि अपनी स्वॉर्ड साउ चैन के आर पार करते हुए उसको मार देता। साउ चैन एक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, आखिरकार जुनफई ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। और फिर साउ चैन खुद से कह रहा होता है क्या मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अब मर जाने वाला हूँ। जुनफई तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं धोखा देने वालों को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, देख लेना अगर मैं यहाँ पे जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसके बाद वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है जिससे वहाँ अर्थ वाला साउ चैन दिखाई दे रहा था और जिसके पीछे वो सारे डिसाइपल पड़े उसकी जान लेने के लिए उसे ही देख रहा होता है। वो डिसाइपल अर्थ वाले साउ चैन से कह रहे होते हैं अब बहुत हो गया, अब तुम कहाँ तक भागोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर, हमारा प्लान सुनकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और जैसे वो डिसाइपल साउ चैन की जान लेने वाले थे और इस हीवन के अंदर जो साउ चैन होता है जो खुद भी मरने वाला था वो अपने अंदर से सारी की सारी पावर को उस साउ चैन के अंदर ट्रांसफर कर देता अर्थ वाले साउ चैन के अंदर, जिस वजह से अर्थ वाला साउ चैन पूरी तरह से ऑरा में गिर चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सारे डिसाइपल से मार खाने की वजह से उसके अंदर से जितनी भी चोटें लगी थी उसकी सारी की सारी चोटें ठीक हो गई होती और वो फुल पावर के साथ वहाँ पे खड़ा होता है। और वो डिसाइपल जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं वो अपनी जोर से आंखें क्या खोलता है कि वो दोनों वहाँ से उड़कर बहुत ही दूर चले जाते हैं क्योंकि उतनी ज्यादा पावर साउ चैन के अंदर आ चुकी थी। और साउ चैन के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है कि पूरा का पूरा आसमान का कलर बदल चुका था, वो इतना ज्यादा भयंकर ऑरा होता है कि दूर दूर से सारे लोग इस नजारे को देखकर कह रहे होते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार स्ट्रेंजर फिनोमिना यहाँ पे कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई हीवन से बंदा आ रहा है, हमें नहीं पता चाहे हमारे लिंगन सेक्ट के लिए श्राप होगा या फिर वरदान होगा, लेकिन जो भी होगा वो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और वहीं पे साउ चैन इतने ज्यादा ऑरा को एक्सपीरियंस करते हुए जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसीलिए जैंग में और बाकी सारे लोग वहाँ पर आते हैं ताकि वो लोग देख सके कि वहाँ पे कौन है। जैसे ही वो लोग देखते हैं उन्हें वहाँ पे साउ चैन दिखाई देता है जो कि पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। और ये देखकर वो सभी लोग घबरा चुके थे और वहाँ पे जो मास्टर खड़े होते हैं उन्हें देख के ऐसा पता चल रहा था कि आसपास कोई न कोई मौजूद था जिन्होंने साउ चैन की ऐसी हालत की क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से जो हीवन वाला साउ चैन होता है उसकी स्पिरिट आ चुकी थी। वो वहाँ पे आने के बाद कह रहा होता है वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज मुझे यहाँ पर मरता हुआ ये साउ चैन दिखाई दी, इसलिए मैंने अपनी सोल को इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, जिस वजह से मैं अपनी सारी मेमोरी अपने पास याद रख पाया हूँ, जिससे मुझे अपने दुश्मनों का नाम याद, एक्सकेलिबर, एम्परर की बेटी और युनफई, इन तीनों का नाम याद रखना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हें हीवन में घुसकर ही मारूँ। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो हेलो दोस्त, पिछले एपिसोड में हमने तो साउ चैन के बारे में जाना। एक तो हीवन में था और एक अर्थ पे था, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों की किस्मत में मरना लिखा था, लेकिन मरना भी इस तरह से कि जैसे दोनों मरेंगे कि दोनों का टाइम भी सेम हो। तो अब दोनों की स्पिरिट आपस में स्वाइप हो गई होती है और अब अर्थ वाला जो स्याउ चैन था उसके अंदर हीवन वाली स्याउ चैन की पावर आ चुकी थी। पर अभी सारे के सारे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान है कि स्याउ चैन तो जो एक नॉर्मल सा डिसेबल था वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और वो भी इतना ज्यादा पावरफुल कि उसकी पावर का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्याउ चैन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था। वहाँ पे आने के बाद उसे अपने अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। उसे महसूस करके वो भी हैरान था, अरे ये तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहाँ से आ रही है। कि तभी उसी एनर्जी के बीच में से उसे हीवन वाला स्याउ चैन दिखाई देता है। तो फिर वो ये देख के हैरान था कि आखिरकार तुम कौन हो। और फिर उसे एक एक करते हुए वो सारी चीजें याद आने लगी कि जब वो डिसेबल मुझे मार रहे थे तभी मेरे अंदर से अचानक से कुछ पावर गई। तो इसका मतलब ये था यही बंदा जो कि मेरे अंदर घुस चुका है, तो इसी की पावर का मैं इस्तेमाल कर पाया, जिसकी वजह से मैंने उन डिसेबल को मजा चखाया। और फिर वो हीवन वाले स्याउ चैन का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं उन डिसेबल के हाथों मर गया होता। तो फिर हीवन वाला स्याउ चैन अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास काफी सारे सुप्रीम लेवल की टेक्निक्स है, तो जिसका इस्तेमाल करो तो तुम्हारे सामने बड़े से बड़े कल्टीवेटर भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी ये है, जिस बंदे की बॉडी के अंदर मैं गया हूँ ना, उसकी बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि इतनी ज्यादा सुप्रीम लेवल के टेक्निक्स को हैंडल कर सके। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है तो मुझे लगता है कि इसे वापस से फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पावर मेरी हीवन में थी उतनी पावर का इस्तेमाल मैं अभी यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, वरना तो मुझे जिस बंदे की बॉडी मिली है वो तो खराब हो जाएगी। तो फिर अर्थ वाला स्याउ चैन दूसरे स्याउ चैन से कह रहा होता है, आपने अपने बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, तो आप मुझे बताएंगे कि आप कौन है और कहां से आए हैं, और आपको मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया। क्या आप लोग ऐसे ही सबकी मदद किया करते हैं? और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं यहाँ पे आपका दोबारा से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आगे फ्यूचर में आप जो भी मुझसे करने के लिए कहेंगे ना, मैं वो सारी चीजें करने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, मैं तो आपकी बातें मान ही सकता हूँ। तो फिर हीवन वाला स्याउ चैन उस स्याउ चैन से कह रहा होता है, बच्चे अब जैसा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ी सी और कल्टीवेशन करनी है। जैसे ही मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी तो उसी हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से मुझे तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। तो तुम्हें अपनी बॉडी का फुल एक्सेस मुझे देना है, कि ताकि मैं जैसा चाहूँ वैसे तुम्हारी बॉडी को चला सकता हूँ। क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो जिस पर स्याउ चैन मान जाता। जिसके बाद हम अगले सीन स्याउ चैन को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पे चैन और मास्टर उसका ख्याल रख रहे होते। तो मास्टर कह रहे होते, मुझे लगता है कि स्याउ चैन ने कुछ ना कुछ तो सीक्रेट बातें सुनी थी, जिससे दुश्मनों ने इसका ऐसा हाल कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग कौन थे और आखिरकार स्याउ चैन ने क्या सुन ली। लेकिन जो भी सुना है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे चलकर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और फिर मास्टर चैंग मी से कह रहे होते हैं, देखो मैंने तुम्हें स्याउ चैन की पूरी जिम्मेदारी दी है, तो फिर स्याउ चैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो अब तुम्हारे ऊपर है कि स्याउ चैन का पूरा अच्छी तरीके से ख्याल रखना, जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता। तो फिर मास्टर घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद उनकी एक जासूस आती, जो कि मास्टर को बता रही होती है, मैंने कई सारे अनजान लोगों को देखा जो कि हमारे सेट के आसपास घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये लोग वही लोग होंगे जो कि हमारे सेट के दुश्मन है। तो मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ हमारे सेट के ऊपर हमला करने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो फिर मास्टर कहते हैं, लगता है तबाही की शुरुआत होने वाली है और वापस से खून की दरिया को बहाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम बाजार का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदी अपना फिगर दिखाते हुए एक शराबी बंदे को रुझाने की कोशिश कर रही थी। तो उसे रुझाते हुए किसी कोने में ले जाती, लेकिन क्या पता उसकी इंटेंशन क्या थी, लेकिन जो भी था वो गलत ही लग रहा। और वो जो बंदा था वो लात टपकाते हुए उस बंदी का पीछा कर रहा था। वो लड़की जहाँ पे जा रही थी और वो मक्खी की तरह उसके साथ पीछे पीछे जा रहा था। और जैसे ही वो लड़की उस बंदे को किसी सुनसान जगह पे लेके आती है, वो अपने नाखून बाहर निकाल लेती है। तो उसके नाखून जैसे किसी टायन के दिख रहे थे, और फिर वो अपने नाखून सीधा उस बंदे के अंदर घुसा
मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है कि सारे के सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं और वो जो बंदी होती है वो लॉस्ट सोलो वैली से थी और लोगों को पोजेस करना उसकी सबसे खास टेक्निक्स है। वो लड़की पूरी तरह से शराबी बंदे को कंट्रोल कर पा रही थी और जैसा वो करने के लिए कहती है वो शराबी बंदा वैसे ही कर रहा होता है। पर तभी बाजार के अंदर एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो बंदा वहाँ पे उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा होता है कि लास्ट सोलो वैली की टायन तुम फिर से यहाँ पे आ गई, आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है? तो तुम जैसी टायन को तो मैं अपने बाएं हाथ से हरा सकता हूँ। वो बंदा फ्लेम सेक्ट का एक मेंबर था जिसके पास सबसे खास टेक्निक की फ्लेम की पावर होती। तो फिर वो टायन कह रही थी फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे काम में यहाँ पर आकर वो भी टांग अड़ा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ से दुआन गुजर रहा होता है तो वो सबसे कह रहा होता है जब टारगेट सबका एक ही है तो तुम लोग यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस मामले को शांति से सुलझाया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे किसी तरह की बकवास नहीं चाहिए। तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा लग रहा था कि लिंगंग सेक्ट में कोई तबाही आने वाली है। और दूसरी तरफ हम इवन का सीन देखते हैं जहाँ पर यूं फई जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक और ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखकर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी हैरान थे कि ये बंदा तो फटाफट अपना ब्रेक थ्रू करते जा रहा है। तो हो सकता है इसने इसी वजह से स्याओ चैन को धोखा दिया होगा। तो फिर एक्सकैलिबर एम्परर की बेटी से कह रहा होता है मुझे ना ये यून फई स्याओ जैसा नहीं लग रहा है। स्याओ चैन को तुम्हारे ऊपर शुरुआत के टाइम पे प्यार भी आ गया था, लेकिन ये बंदा वैसा नहीं होगा, ये तो पहले से ही बहुत ही चालू आदमी, तो इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा वरना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। और जब अपने भाई की पीठ में छुरा भोग सकता है तो फिर हमारी क्या औकात है? तो फिर एम्परर की बेटी कहती है देखो एक्सकैलिबर स्याओ चैन मर चुका है तो तुम्हें पास्ट में याद करके कोई सेंस नहीं बनता और जो बातें बीत चुकी है उसे भुला देने में ही हमारा फायदा है। और फिर एक्सकैलिबर कह रहा था कि मैं तो बस चेतावनी दे रहा था, मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है। और फिर इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जो अर्थ वाला स्याओ चैन जो अपने स्पिरिचुअल पॉड के अंदर था उसे हीवन वाली स्याओ चैन और दोनों की मेमोरी एक साथ याद आ रही होती है, जिस वजह से उसके सर में दर्द हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी किसकी मेमोरी है जो कि उसके दिमाग में घुसते जा रही है, जिस वजह से जो स्याओ चैन कमरे के अंदर बेहोश था वो बेहोशी में ही चैनमिन का नाम पुकारने लगता है, चैनमिन कहाँ पे हो? और फिर चैनमिन उसके पास भागते हुए आती है और उससे कहती है स्याओ चैन क्या तुम यहाँ पे ठीक हो, तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं ना? तो फिर स्याओ चैन खुद ही उठकर चैनमैन से कह रहा होता है मैं तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा, क्या तुम ठीक तो हो ना? कहीं उस डिसाइपल ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? फिर जो देखकर चैनमिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कि खुशी के आंसू थे। और फिर वो स्याओ चैन से कह रही होती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रही थी, तुम ना जाने कितनों दिनों से बेहोश थे, जिसके बाद आज ही तुम्हें होश आया है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ लियान सेक्ट जो होता है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर लिंगन सेक्ट पे आ चुका था और वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब एक डिसाइपल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर वो डिसाइपल को ही धमका रहे थे और वो कह रहे थे आज तो हम यहाँ पे तुम्हारे बाराती आए हैं, जाओ और जरा दावत का इंतजाम करो, ऐसे तुम यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तो आज हम तुम्हारे पूरे सेक्ट को टोली में बैठा के ले जाए। जिसके बाद उन लोगों ने यहाँ लिंगन सेक्ट पे हमला कर दिया था। तो फिर लिंगन सेक्ट के डिसाइपल लियांग सेक्ट के मेंबर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई होती है। और फिर वहाँ पर लियान सेक्ट का एक जनरल आता है और फिर वहाँ पे आने के बाद वो लिंगन सेक्ट के डिसाइपल से कह रहा था क्या तुम्हारे मास्टर लोगों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि मेहमानों का किस तरह से स्वागत किया जाता है? क्या तुम लोगों को मुझे सिखाना पड़ेगा? और उस जनरल का नाम फायर था जो कि बिल्कुल फायर से बना था। वो तो ऐसा ही लग ही रहा था कि तभी वहाँ पे लिंगन सेक्ट के मास्टर आते हैं और वहाँ पे आने के बाद वो जैसे एक कदम रखते हैं तो उनकी पावर की वजह से लिंगन सेक्ट में जिन लोगों ने आग लगाई थी वो सब बुझ जाती है। छोटे मोटे डिसाइपल तो पीछे भाग चुके थे मास्टर को देखकर, जिसके बाद अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी और छोटे मोटे डिसाइपल की तो कोई औकात ही नहीं थी जो कि यहाँ पर आकर उन्हें टोक सके, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल दोनों होते हैं। और फिर फायर लिंगन सेक्ट के मास्टर से कह रहा था मास्टर तुम्हें पता है अब यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमारी बस एक छोटी सी शर्त है वो पूरा कर दो, हम तुम्हें और तुम्हारे सारे डिसाइपल को छोड़ देंगे और हमारी शर्त ये है कि हमें चैनमिन चाहिए, हम उसे ही लेने यहाँ पर आए हैं, तो इज्जत से उसे हमारे हवाले कर दो।
वरना आज ही तुम्हारा सेक्ट दुनिया के नेक्सस से गायब हो जाएगा। तो फिर मास्टर समझ चुके थे, तो अच्छा यही बात है। तो इसी बात को स्याओ चैन ने सुना था, ये सारे बदमाश चैनमिन को लेने के लिए आए थे, तो उसी वजह से उसने इसी टाइम इनसे फाइट करने की सोची थी और अपनी पूरी कोशिश की थी, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई। और अब मैं भी जान चुका हूँ कि इनके असल इरादे क्या हैं और मैं तो इन्हें अब नहीं छोड़ने वाला। और आज यहाँ पे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं चैनमिन को इनके हवाले नहीं करूँगा। और फिर मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ पे बुला लेते हैं, जो कि आइस ड्रैगन होता है, जो देखकर फायरी अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। और अब देखते ही देखते आइस ड्रैगन और फायर फिनिक्स के बीच में काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो गई थी। और जहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे थे और नीचे जितने भी डिसेबल होते हैं वो एक दूसरे के सेक्ट से फाइट किए जा रहे थे, जहाँ पे दोनों सेक्ट के बीच जबरदस्त फाइट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे लियान सेक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और लिंगन सेक्ट के सारे डिसेबल उनके सामने उतना ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं फायरी और मास्टर वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और उन दोनों के बीच में भी फैसला नहीं हो पाया था कि कौन यहाँ पे जीता है और कौन यहाँ पे हारा है। और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, क्योंकि मास्टर की तो पहले से ही तबीयत खराब थी, लेकिन तब भी उन्होंने फायरी को अच्छी टक्कर दी थी। और फिर देखते ही देखते मास्टर का जो आयरिस ड्रैगन होता है वो फायरी के फायर फिनिक्स को पकड़ के इतना जोर से दबाता है कि वो वहाँ पे खत्म ही हो जाता है। और अपने फायर फिनिक्स वर्ड के मरने की वजह से फायरी तो एकदम बौखला चुका था और वो पूरे गुस्से के साथ मास्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो अपने सारे डिसेबल से कह रहा था, जाओ जाओ और अंदर जाओ, जाकर चैनमिन को उठा के लेके आओ, और अगर उसे किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो तुम उसे मार डालना। और दूसरी तरफ चैनमिन, जो कि सारी बातों से अनजान च्याओची का ख्याल रख रही होती, उसे खाना खिला रही थी और उसे पता ही नहीं था कि सेट के बाहर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो उसे लेने के लिए वहाँ पर लियान सेट के दो डिसेबल अंदर घुस आते हैं और वो चैनमिन से कह रहे थे कि तुम ही चैनमिन हो ना। और फिर चैनमिन कह रही होती है, तुम लोग हो कौन और इस कमरे के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो डिसेबल लोग कह रहे थे, देखो हम एक ही बार कहते, हम दोबारा नहीं कहते हैं, और तुम इज्जत से हमारे साथ चल, वरना हमें भी जबरदस्ती करना आता है। लेकिन स्याओ चैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन तब भी वो लड़खड़ाते हुए चैनमैन के पास आ रहा होता है ताकि वो उससे बचा सके। और उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि ढंग से वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था, लेकिन किसी ने भी चैनमिन को हाथ लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ड से उसके हीवन वाला स्याओ चैन कह रहा था, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपनी हालत देखो, तुम ऐसी हालत में खड़े नहीं हो सकते, और अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो तुम क्या इस बंदे से फाइट करोगे, और ऐसा नहीं हो सकता, और अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम मारे भी जा सकते हो और तुम्हारी वजह से मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर स्याओ चैन कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला, और अगर चैनमिन को इन लोगों ने हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। कि तभी इस चीज को देखकर वहाँ पे डिसेबल अपने फायर बॉम्ब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने वाले, लेकिन जैसे ही वो अटैक उसको लगता उससे पहले ही चैनमैन उसे धक्का मारते हुए उसके बीच में आ जाती है, जिस वजह से उस बेचारी को पूरा का पूरा अटैक लग चुका था। और फिर चैनमिन स्याओ चैन से कहती है, चले जाओ यहाँ से, और मैं नहीं देख सकती कि तुम्हें यहाँ पे कुछ हो जाए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये चीज देखकर वो दोनों डिसेबल कहते हैं, और एक ही अटैक के अंदर चैनमिन मर गई क्या, और अगर ये मर गई तो हम अपने जनरल को क्या जवाब देंगे। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है, हमारे जनरल को तो बस इसकी बॉडी चाहिए, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसकी बॉडी लेके चलते हैं। और फिर स्याओ चैन दोबारा से लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, और जैसे ही वो उन डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिसेबल एक ही अटैक के अंदर स्याओ चैन की हालत वहाँ पे खराब कर देते हैं। कि तभी हीवन वाला स्याओ चैन उस स्याओ चैन से कह रहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना है, लेकिन तभी तुम यहाँ पे मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहे हो, और तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। अब तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी अब तुम्हारी बॉडी नहीं रही, अब एक खास इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, इसके अंदर समझो मेरी जान कैद है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी गई तो मेरी जान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हारी बॉडी का तुमसे ज्यादा मुझे ख्याल रखना है। और वहीं पे वो डिसेबल लोग स्याओ चैन को मार मार कर अधमरा कर देते और वो चैनमिन को वैसे उठा के लेके जा रहे होते। तो फिर हीवन वाला स्याओ चैन उस स्याओ चैन को बता रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम मर गए थे, और अगर मेरी सोल तुम्हारे अंदर नहीं गई होती तो तुम कब का उसी टाइम मर चुके होते। उस डिसेबल के हाथ तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी सोल गई, इस वजह से तुम आज यहाँ पे जिंदा हो और मेरी सोल यहाँ पे जिंदा है, और हम दोनों का बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन हो चुका है और ये कभी नहीं टूट सकता। और आज के बाद कभी भी अगर तुमने
मेरी बातों को इनकार करने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उल्टा तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि तुम आज मेरी वजह से यहाँ पे जिंदा हो। और ये सारी बातें सुनकर स्याओ चेन हैरान रह चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही है और उसके अंदर इस हीवन वाली स्याओ चेन की पावर आई। लेकिन अब उसे सच्चाई मालूम पड़ी कि वो तो मर चुका था और अगर इस स्याओ चेन की स्पिरिट उसके अंदर नहीं गई थी तो अब तक वो मर गया होता और ना ही कोई उसे उठाने तक आ। फिर वो स्याओ चेन हीवन वाले स्याओ चेन से कहता, बस एक चीज कहता, माना कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, आप मेरी फुल बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर, लेकिन बस एक बार मुझे बस चैनमिन को बचा लेने दो। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो इसके बाद आप जिस तरह से कहेंगे मैं वही करूँगा। तो फिर हीवन वाला स्याओ चेन कह रहा होता है, मरे हुए इंसान कभी किसी से सौदा नहीं करते, तो तुम अपना अधिकार खो चुके हो सौदा करने, इसलिए तुम अपना अधिकार खो चुके हो। और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अर्थ वाला स्याओ चेन होता है पर उसके अटैक का उतना खास असर नहीं होता। तो फिर इस चीज को देखकर हीवन वाला स्याओ चेन कह रहा होता है, अरे ये बंदा तो मुझे एकदम नॉर्मल लगा था, लेकिन नहीं, इसके पास तो कुछ न कुछ हिडन टैलेंट है। इसने मेरे सुप्रीम बॉडी वाले अटैक को इतने आसानी के साथ कैसे रोक लिया। इसलिए वो यहाँ पे स्याओ चेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उसकी मदद करेगा चैनमैन को बचाने के लिए, जिससे रियल बॉडी के अंदर स्याओ चेन को होश आ चुका था। और जैसे उसे होश आता है वो चैनमैन को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है और कहता है, चैनमिन तुम कहाँ हो। और दूसरी तरफ हम एक हाथी के बच्चे को देखते हैं, मतलब एक डिसेबल को देखते हैं जो कि हाथी के बच्चे की तरह ही था, जो कि लेग पीस खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। और वहाँ पर दोनों डिसेबल दिखते जो कि चैनमिन को वहाँ से उठा के लेके जा रहे थे। वो हाथी का बच्चा कुछ कर पाता, इससे पहले स्याओ चेन वहाँ पे भाग के आ जाता और उनसे चैनमिन को बचाने की कोशिश करता है। और फिर वो दोनों डिसेबल कहते, अरे अभी तक तू मरा नहीं, मुझे लगा था कि तू एक ही अटैक में मर चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, और अब तू वापस आ चुका है तो हम तुझे फिर से मार देंगे, तो तू दोबारा मरने का मजा ले ले। तो तू भी क्या याद रखे। लेकिन इस बार स्याओ चेन भले ही कमजोर था, लेकिन वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और अभी भी उसकी बॉडी लड़खड़ाई रही, लेकिन तब भी वो उन लोगों से चैनमिन को दूर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग दोबारा से चैनमिन को हाथ भी ना लगा पाए। और ये देखकर वो दोनों डिसेबल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो लोग स्याओ चेन से कह रहे थे, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा अपना गंदा हाथ हमें लगाने की, क्या तू जानता भी है कि हम लोग कौन है। आज हम लोग तुझे नहीं छोड़े, आज तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी हमसे पंगा लेकर। कि तभी चैनमिन को वहाँ पे होश आने लगता है। वो जैसे ही स्याओ चेन को पिटते हुए देखती उसे बहुत ही बुरा लग रहा था और वो बहुत ही कोशिश कर रही थी स्याओ चेन को समझाने, स्याओ चेन तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके मुँह से कुछ लफ्ज ही नहीं निकल पा रहे थे। और उधर स्याओ चेन उन दोनों डिसेबल का पैर पकड़ लिया होता है ताकि वो उन्हें वहाँ से हिलने ही ना दे। वो दोनों उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें देखकर वो हाथी का बच्चा सोच रहा होता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा मौका, इन दोनों डिसेबल का ध्यान चैनमिन की तरफ है ही नहीं, मैं चाहता हूँ चैनमिन को उठाकर यहाँ से भाग लेता हूँ। तो वहाँ से भागते हुए चैनमिन के पास आता और उसके बाद वो उसे कंधे पे उठाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर स्याओ चेन उससे कह रहा होता है, शाबाश मोटू, लेके भाग जा यहाँ से जल्दी से चैनमिन को, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। फिर उसके बाद ये देखकर वो दोनों डिसेबल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, आखिरकार इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथों से उठा के चैनमिन को निकालने की, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो स्याओ चेन को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से स्याओ चेन का पूरा मुंह ही फूट चुका था और उसके मुंह से पूरा खून का खून बाहर आ रहा था और वो अपनी पूरी जान लगा रहा था कि वो चैनमिन को बचा के ही रहेगा। कि तभी वो हीवन वाला जो स्याओ चेन होता है वो अर्थ वाले स्याओ चेन से कहता है, बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी हालत तो देखो, और अगर तुमने कुछ टाइम और मार खाई तो तुम पक्का ही मरने वाले हो और तुम्हारी वजह से मैं भी मर जाऊंगा। लगता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर, तुम्हें मौका देकर जाओ और चैनमिन को बचाओ। और फिर अर्थ वाला स्याओ चेन हीवन वाले स्याओ चेन से कह रहा था, मैं तब तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा जब तक तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करते। चैनमिन को बचाने के लिए मैं अपनी खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देने वाला हूँ चैनमिन को बचाते हुए, इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मेरी मदद कर। और ये चीज सुनकर हीवन वाले स्याओ चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज तक किसी ने कभी मेरे ऊपर ऑर्डर नहीं चलाया और ये देखो कितने शान से मुझे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन मैं क्या ही करूँ जहाँ पे मेरी मजबूरी है। और वो बिल्कुल भी कंफ्यूज होता है आखिरकार वो करे तो करे। और वो डिसेबल लोग जैसे ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक स्याओ चेन के
ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाले होते हैं कि तभी हीवन वाला स्याओ चैन की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता और अब वो जैसा करेगा स्याओ चैन की बॉडी वैसा ही कर रही थी। उसकी खून भरी आंखों को देख वो जो दोनों डिसेबल होते हैं ना, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती और वो दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाते। उसकी इतनी भयानक आंखें लग रही थी हीवन वाले स्याओ चैन जब उसने अर्थ वाले स्याओ चैन को कंट्रोल किया था। और दूसरी तरफ बेचारा मोटू भागते हुए, और बेचारा मोटू बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक जगह, लेकिन वो मोटू चैन बैंक को एक जगह पे लेटा देता। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन वहाँ पर तूफान आ जाता जो कि उन डिसेबल से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही सेकंड के अंदर चैन बैंक को उठाता है और वो मोटू के सामने उसे ले जाने लगता है। और उसने सीधा मोटू को एक ही किक मारते हुए उसे ही उड़ा के दूर फेंक दिया होता और फिर वो बेचारा जाके एक पेड़ में फंस गया होता। मोटू ने तो अपनी पूरी कोशिश चैन बैंक को बचाने की, तो अर्थ वाले स्याओ चैन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। तो वो कहता है, ये बड़ी अजीब बॉडी, मैं इसे लेकर ढंग से चल भी नहीं पा रहा, मुझे और थोड़ा टाइम लगे जमीन पर चलने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादातर हवा में उड़ता ही रहता था। कि तभी उसे पेड़ के ऊपर मोटू दिखाई दे जो कि उसे सारी बात बताता कि चैनमिन कहाँ चली और कौन उसे उठा के लेके गए। और हीवन वाले स्याओ चैन को बड़ा ही गुस्सा आ रहा, इस अर्थ वाले स्याओ चैन ने तो मुझे किस काम में फंसा दिया और अब लगता है मुझे दुआन के पास भी जाकर उससे फाइट करनी पड़ेगी। मैं भी तो देखूं ये दुआन किस खेत की मूली। इसके बाद वो वहाँ से दुआन के पास आ जाता है। फिर दुआन वहाँ पे बड़े ही शान से खड़े होकर स्याओ चैन के आने का इंतजार कर रहा था। उसे तो थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा कि कोई भी आ जाए, मैं आज उसे यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, कोई भी मेरे सामने खड़ा हो सकता है क्या। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके सामने जो बंदा खड़ा वो असल में स्याओ चैन नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग है। और फिर स्याओ चैन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और उसका जो सुप्रीम बीइंग वाला मास्क होता है उसे निकाल लेता और वो कहता है, जब तक मैं मास्क ना पहनूं तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेक्ट ने लिंगन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो लोग यहाँ पर चैन मिंग को लेने आए थे क्योंकि उन लोगों को चैन मिंग की बॉडी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रेयर और स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है। मास्टर और उसके डिसेबल लिंगन सेक्ट के डिसेबल से लड़ रहे होते हैं और साथ ही स्याओ चैन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उसकी तबीयत के बारे में ध्यान नहीं देता। वो सीधा चैन मिंग को बचाने के लिए निकल जाता है ताकि वो लियान सेक्ट के डिसेबल से उसे बचा सके। और इस चीज से जो हीवन वाला स्याओ चैन होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। तो इसके बाद अब यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में स्याओ चैन के सामने दुआन आ चुका था जो कि यहाँ पर चैन मिन को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और इसलिए अब देखते ही देखते दुआन और स्याओ चैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। दुआन तो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन पे अटैक कर रहा था। अर्थ वाला जो स्याओ चैन होता है वो हीवन वाले स्याओ चैन से कह रहा था, सीनियर जरा ध्यान से, कहीं इससे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए क्योंकि दुआन आपके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा है। जो सुनकर हीवन का स्याओ चैन कह रहा था, तुम ज्यादा सिखाओ मत, मुझे पता है अगर इस बॉडी को नुकसान हुआ तो उसका सबसे ज्यादा असर मुझ पर पड़ेगा, तो मैं खुद इस बॉडी को संभाल लूंगा। और फिर दुआन कह रहा था, आखिरकार ये डिसेबल मुझे इतना ज्यादा पावरफुल क्यों लग रहा है? लिंगन सेक्ट में इतने पावरफुल डिसेबल मौजूद थे क्या? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं इसका खेल खत्म ही कर दूंगा, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। और फिर वो अपनी स्वर्ण को उड़ाते हुए सीधा स्याओ चैन की तरफ भेज दिया था। लेकिन स्याओ चैन बस एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वर्ण को दोबारा उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन स्वर्ण में पंच मारने की वजह से उसके हाथ में कट लग चुका था। हीवन वाला स्याओ चैन कह रहा था, बड़ी ही कमजोर बॉडी है, ये तो छोटा सा और मामूली अटैक रोकने की वजह से देखो इसको कट लग चुका है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इतनी भारी भरकम बॉडी से पक चुका था, अब कम से कम कमजोर बॉडी को ट्राई किया जाए। अब मुझे इस बॉडी को संभालते हुए यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद देखते ही देखते स्याओ चैन और दुआन के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर दुआन को जब यहाँ पे लगता है कि स्याओ चैन यहाँ पे पावरफुल और खतरनाक है और ये बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा है, तो अब तो यहाँ पे इस दुआन का गेम बचाना ही पड़ेगा। वो वहाँ पर अपनी डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक था और जैसे ही उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था कि जमीन के अंदर
से बहुत सारी जड़ें बाहर निकल के आ रही थी और वो सारी की सारी जड़ें मिलकर एक हैंड का शेप ले लेती। शाओ चैन उस हैंड को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। दुआन कितना भी अटैक करता लेकिन उस डीमन हैंड को नहीं रोक पाता है, जिसके बाद शाओ चैन अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से दुआन को जकड़ लिया था। तो फिर शाओ चैन कह रहा था, तुम इतनी मामूली सी टेक्निक में फंस गए। तुम्हें पता है जो मेरा असल लेवल सुप्रीम वाला उसकी सबसे लोवेस्ट वाली टेक्निक डीमन हैंड वाली, और यार तुम तो इसको भी आसानी से झेल नहीं पा। खैर कोई बात, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दुनिया की सबसे पहले इंसान बने जिसने मेरी सुप्रीम टेक्निक को थोड़ा सा टेस्ट किया। दुनिया के तुम वो पहले इंसान हो जिसके ऊपर मैंने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो फिर दुआन समझ चुका था ये कोई मामूली डिसापल नहीं है, ये जरूर कोई और बंदा है जिसने अपना भेस बदला हुआ और कोई नॉर्मल डिसापल मेरे को इतना खतरनाक तरीके से नहीं जकड़ सकता। और फिर ये देखकर शाओ चैन कह रहा था, असल में तुम नहीं जान पाओगे कि मैं हूँ कौन। इसके बाद वो उस डीमन हैंड वाली मुट्ठी को दबा देता है, जिस वजह से दुआन की हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद शाओ चैन कहता है, अरे यार ये तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और इतनी सी फाइट में ये कितनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। न जाने मैं इतनी कमजोर बॉडी को लेकर दोबारा हीवन में जा पाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे हीवन में दोबारा वापस जाना ही है। इसलिए चलो अब बारी आ चुकी थोड़ी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की, ताकि मैं इस बॉडी को थोड़ा सा और मजबूत बना सकूं। इसके बाद वो आसपास के पेड़ को ही अटैक करने लगता है, लेकिन उसने अपने दिमाग में ये इमेजिन किया था कि अब भी वो हीवन के अंदर मौजूद है और वो भी खुले आसमान के बीच, और उसके ऊपर कई सारे दुश्मन लोग अटैक किए जा रहे हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे दुश्मनों को मार रहा होता। लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और रियल वर्ल्ड में तो वो अभी उसी जंगल के बीच में मौजूद था जहाँ पे उसने दुआन की जान ली थी, और वो इधर उधर और आसपास के पेड़ों के ऊपर अटैक कर रहा था उन्हें दुश्मन मानते हुए। अर्थ वाला शाओ चैन हीवन वाले शाओ चैन से कह रहा होता है, अरे आप यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम पास क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे चैनमिन गायब हो चुकी है। अगर दुआन के पास चैनमिन नहीं थी तो असल में वो कहाँ गए, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो हीवन वाला शाओ चैन कह रहा, तुम जाओ और मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरा काम था बस इस दुआन को हरा और मैंने उसको हरा, और अगर वो गुम हो गई तो फिर मैं क्या कर? तुम जाके खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? ऊपर से तुम्हारी इतनी घटिया बॉडी है कि हल्का सा प्रैक्टिस करने में इसकी हालत खराब हो जा रही है। इसलिए दोबारा से वो आसपास जितने भी पेड़ लगे होते हैं उन सभी को अटैक करते हुए तोड़ना शुरू कर देता है कि तभी वहाँ से फायरी और उसके बाकी सारे डिसेपल गुजर रहे थे, और वो सभी यहाँ शाओ चैन को ऐसी हरकत करते हुए देख लेते और साथ में चैनमिन भी थी। शाओ चैन को पेड़ के साथ फाइट करते हुए फायरी भी सोच रहा होता है, अरे ये तो कितना पागल आदमी, इसे कोई इंसान नहीं दिख रहा है क्या, जो कि खुद ही पेड़ के साथ साथ चिपक गया। फायरी अपने एक डिसेपल से कहता, जा और इसको मार जरा, तब इसे पता चलेगा पेड़ से फाइट करने से कुछ नहीं होगा, इंसान से फाइट करने में असल ताकत का पता चलता है। कि तभी वहाँ अर्थ वाला शाओ चैन हीवन वाले शाओ चैन से कह रहा, अब देखो इन लोगों के पास चैनमिन है और तुमने वादा किया था कि तुम चैनमिन को बचाने में मेरी मदद करोगे, और तुम जाओ और इन तीनों को खत्म करके चैनमिन को बचा। तुम्हें कैसे भी करके चैनमिन को बचाना होगा, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस वजह से तुम भी मारे जाओगे। और हीवन वाले शाओ चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा, ये तो मेरे सर पे ही बैठ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो राजा और मैं इसका नौकर, इस तरह से ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वैसे भी फायरी बुढ़े ने ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाई दिया, तो क्यों न इसे और इसके साथियों थोड़ा सा मजा चखा लिया जाए। तो फिर फायरी अपने एक डिसेपल को लेकर चैनमिन को लेके वहाँ से जाने लगता, जब तक कि उसने अपने दूसरे डिसेपल को शाओ चैन के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया था। वो डिसेपल जैसे शाओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि शाओ चैन ने बस एक ही बार में उसका खेल खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ हम लिंगुन सेक्ट का सीन देख, जहाँ पे मास्टर लिंगुन सेक्ट के एल्डर के पास आए होते हैं। तो मास्टर एल्डर को बता रहे होते हैं यहाँ पर लियान सेक्ट के लोग आए थे और उनके जनरल फायरी ने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया। वो लोग यहाँ पर चैनमिन को लेने के लिए आए थे और उनके साथ और भी ज्यादा सेक्ट लोग मिल चुके। हमने उनके साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन हम यहाँ पे कमजोर पड़ चुके थे। करीब इसमें 3 सेक्ट आपस में मिले हुए चैनमिन को हासिल करने के लिए, और हमारे लिंगन सेक्ट की स्टेट अभी इतनी ज्यादा नहीं कि हम तीनों के तीनों सेक्ट का मुकाबला कर सके। मैंने चैनमिन को शाओ चैन के पास भेज दिया, वो उसका ख्याल रख रही है, लेकिन मास्टर को नहीं पता होता कि असल में चैनमिन को लियान सेक्ट वालों ने उठा के ले गया होता है, जिसे बचाने के लिए शाओ चैन भी वहाँ पे मौजूद है। और मास्टर को तो अब भी लग रहा था कि चैनमिन अभी भी शाओ चैन का ख्याल रख रही है। और ये सारी बातें सुनकर एल्डर भी परेशान हो रहे थे कि आखिरकार उस सेक्ट वालों को चैनमिन क्यों चाहिए। और दूसरी तरफ फायरी और दूसरे डिसेपल को पता चल जाता है कि उनका जो तीसरा डिसेपल था, जिसे उसने शाओ चैन के साथ फाइट करने के लिए भेजा था, वो मर चुका है। ये देखकर दूसरा वाला डिसेपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था।
आखिरकार स्याओ चैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी की जान लेने की, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा वाला डिसेबल अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और वो स्याओ चैन के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे मारकर सबक सिखा सके। और इधर मास्टर जो होते हैं एल्डर को बता रहे थे, मैंने फायरी के साथ थोड़ी फाइट की, मैंने उसके साथ पहले भी फाइट की, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके सेक्ट के जितने भी डिसेबल है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। न जाने वो किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए। तो फिर एल्डर बताते हैं उन्होंने काफी सीक्रेट तरीका ढूंढा है खुद को पावरफुल बनाने का। उन लोगों के फायर की पावर वोल्केनो के अंदर से मिलती। वोल्केनो के अंदर जाके जो दहकता हुआ लावा रहता है उसके अंदर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, और इस कल्टीवेशन करने के दौरान हजारों डिसेबल जल के मारे भी जाते हैं, लेकिन उनमें से जो बचता है वही यहाँ पर लियान सेक्ट में ज्वाइन होता है। इसलिए तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनके डिसेबल कितने ज्यादा खतरनाक हो। इसलिए कोई सेक्ट उनसे जल्दी पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। और इधर दूसरी तरफ स्याओ चैन ने दूसरे वाले डिसेबल का गेम बचा दिया था, और ये देखकर फायरी कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तू है कौन, तू तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, देख मुझे तू यहाँ पर गुस्सा मत दिला, चल तू जल्दी से अपनी सच्चाई बता दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर स्याओ चैन कह रहा होता है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, पहले तो तुम मेरी असल पावर तो देख लो, उसके बाद तुम मुझे जज करना कि मैं बाकी डिसेबल की तरह पावरफुल हूँ या फिर नहीं। तो फिर क्या कहते हो जाए फाइट। तो फिर फायरी कहता, बच्चे तू औकात से ज्यादा पावरफुल बंदे से चैलेंज कर रहा है, लेकिन अब तूने चैलेंज ले ही लिया तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद देखते ही देखते फायरी और स्याओ चैन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है, और दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन लियान सेक्ट के डिसेबल जब इतने पावरफुल थे तो उनका जनरल तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी फायर प्रूफ थी, तो कितनी भी फायर उसकी बॉडी के ऊपर क्यों न लग जाए उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद की कल्टीवेशन ही उबलते हुए लावा में किया था। और अब वो स्याओ चैन से कह रहा था, बच्चे अब मैं तुझे दिखाता कि मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते अपने आसपास एक फायरिंग बना दिया, जिसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की फायर पावर बाहर निकल रही थी, तो जिसके अंदर स्याओ चैन अब यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता, वो पूरी तरीके से गिर गया होता है। तो फिर फायरी कह रहा होता है, बच्चे अब तो यहाँ से बच के कहाँ जाएगा, अब तू बच के दिखाना अगर तुझमें हिम्मत है। जिसके बाद वो स्याओ चैन के पास ही आ जाता है, और देखते ही देखते दोबारा से इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और उस फायर रिंग के अंदर से कई सारे बीस्ट निकल स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और स्याओ चैन बड़ी मुश्किल के साथ उस फायर रिंग से और उस बीस्ट से बच रहा होता। वो चाहता तो अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसकी जो बॉडी थी जिसके अंदर वो अभी मौजूद है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। उसे काफी मुश्किलों के साथ इस बॉडी को भी बचाना था और उस बदमाशों से भी बचना था, और इसलिए वो कहता, भाड़ में गई चैन, मैं इस बॉडी को लेकर यहाँ चला जाता हूँ। कि तभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अर्थ वाला चैनमिन हीवन वाले चैनमिन को पकड़ के कह रहा होता है, सीनियर आप क्या कह रहे हो, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप चैनमिन को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको यहाँ पे रुकना होगा, आपको चैनमिन को बचाना है। और फिर स्याओ चैन कह रहा होता है, तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी बॉडी को तो देखो, तुम कितनी ज्यादा कमजोर बॉडी लेके बैठे और तुम खुद ही मुझ पे हुक्म चला रहे हो, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हारी बॉडी पक्का इस फायर के अंदर जल जाने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर स्याओ चैन बड़ी मुश्किल उस फायर बीस्ट और उस फायर से लड़ रहा होता है, और वो काफी ज्यादा अपनी हिम्मत हार चुका था, और जैसे जैसे वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है कि अर्थ वाला चैनमिन उसे दोबारा से पकड़ लेता कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, और आप जब तक चैनमिन को नहीं बचाएंगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, मैं आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, और अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो आपको याद है ना, मैं इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी हीवन वाला स्याओ चैन नहीं सुनने वाला था, वो वहाँ पे पकड़ के रखता हीवन वाले स्याओ चैन, इसलिए अर्थ वाला स्याओ हीवन वाले स्याओ चैन को मारना शुरू कर देता है। फायरी ये देख के हैरान था, अरे ये गधा अपने आप में क्यों लड़ाई कर रहा और उसे नहीं दिखाई दे रहा, असल में ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फायरी कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वहाँ पे उसने अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया था, और वो जो ड्रैगन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रहा होता है।
बेचारा स्याओचेन पहले इस फायरिंग के अंदर गिर बहुत ही परेशान और फिर उसके ऊपर से फायर ड्रैगन भी आ गया और वो कह रहा था अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो समझो मेरी बॉडी खत्म ही होने वाली है, क्योंकि ये फायरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं अब भी तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता अपनी इस बॉडी को लेकर। तभी इस चीज को देख स्याओचेन वापस अपने डीमन हैंड को समन कर लेता। उसने एक नहीं बल्कि कई सारे डीमन हैंड को बाहर निकालता ताकि वो सारे के सारे डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए वो उस फायर ड्रैगन को पकड़। लेकिन वो फायर ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, उसको कई सारे डीमन हैंड लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक तरह से फायर ड्रैगन कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन तब भी बड़ी मुश्किल के साथ स्याओचेन वहाँ पे फायर ड्रैगन को हैंड की मदद से खत्म कर देता। इसके बाद वो सारे के सारे डीमन हैंड को फायरी के पीछे लगा देता और वो सारे के सारे डीमन हैंड मिल फायरी को चारों तरफ से जकड़ लेते, तो जिसकी वजह से फायरी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इस चीज को देखकर स्याओचेन कह रहा था तुम्हारे पास तो फायर की पावर थी ना, लेकिन तब भी तुम देखो तुम यहाँ पे मेरे डीमन हैंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब साफ है तुम्हारी फायर की पावर कोई काम की नहीं और तुम इतने ज्यादा लूजर होके मुझसे फाइट करने के लिए आए। और अफसोस की बात कि तुम्हें अब यहाँ पर बुरी मौत मरना पड़ेगा। कि तभी फायरी वहाँ अपनी टेलीपोर्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उस डीमन हैंड से बाहर निकलता है और दूसरी जगह जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी के साथ चुटकियों में डीमन हैंड से बाहर निकल चुका। वो कह रहा था बच्चे तुझे क्या लग फायर पावर को कल्टीवेट करना बच्चों का खेल, बड़ी मुश्किल से मैंने ये पावर सीखी, इसलिए ये पावर कमजोर नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इस बार तो फायरी पहले से ज्यादा गुस्सा हो चुका था और स्याओचेन के किसी भी अटैक का फायरी के ऊपर असर ही नहीं हो रहा। वो सभी के सभी अटैक बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। तो फिर स्याओचेन समझ जाता है अगर जल्द से यहाँ पे कुछ नहीं किया गया तो ये फायरी मुझे यहाँ पे खत्म ही कर देगा। इसलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता और अर्थ वाले स्याओचेन से कह रहा होता तो अपनी बॉडी कुछ देर के लिए तुम यहाँ पर संभाल, तब तक मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की पावर बढ़ेगी और फिर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे फायरी को हरा देंगे, वरना आज ये फायरी हम दोनों को खत्म कर देगा। इस वजह से अपनी बॉडी का कंट्रोल अर्थ वाले स्याओचेन के पास वापस आ गया होता है और जैसे ही वापस से उसके पास कंट्रोल आया था स्याओचेन तो एकदम हैरान रह जाता, अरे मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ तो चारों तरफ आग ही लगी है। तो फिर फायरी कहता है वो गधे तू किससे बात कर रहा है, और वो फायरी से कहता है सीनियर प्लीज आप रुक जाइए, मेरी एक बात सुनिए, आपका चेहरा बिल्कुल भद्दा है। और इतना कहने के बाद वाला स्याओचेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर जो चीज देख फायरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है तूने मेरी नाक में दम करके रखा और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और फिर स्याओचेन वहाँ से भाग रहा होता ताकि वो किसी तरह से कुछ टाइम के लिए फायरी से अपना पीछा छुड़ा ले, जब तक कि हीवन वाला स्याओ कल्टीवेशन करते उसकी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए कल्टीवेशन करने की कोशिश करे। लेकिन फायरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन जब हीवन वाला स्याओचेन बड़ी मुश्किल से उसका मुकाबला कर रहा तो इस अर्थ वाले स्याओचेन की क्या ही औकात, वो वहाँ पे जरा सा भी नहीं टिक पा रहा होता है, बस वो इधर उधर भाग के अपनी जान बचा रहा था। और वो कह रहा था सीनियर जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर ले, और मुझे नहीं लगती मैं ज्यादा देर तक इस फायरी से बच पाऊंगा, वरना आज ही हम दोनों की गेम बजा दे। फायरी तो ऐसे ऐसे खतरनाक अटैक कर रहा जिस वजह से आधा जंगल जल चुका। उसकी फायर की पावर की वजह से वो कैसे भी करके आज यहाँ पर स्याओचेन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ एल्डर फेंग जो होता है अपने पूरे के पूरे साथियों के साथ मास्टर और दूसरे वाले एल्डर के पास आता है और वो सभी वहाँ पे उन लोगों को मारने के लिए आए होते हैं। तो ये देखकर मास्टर और एल्डर भी हैरान थे कि आखिरकार इस एल्डर फेंग को क्या हुआ, ये अपने साथियों को यहाँ पे लेके क्यों आया हुआ है। तो फिर एल्डर फेंग कह रहा होता है बस बहुत तुम लोगों ने बहुत चला लिंगन सेक्ट, अब मेरी बारी, अब मैं चलाऊंगा इस लिंगन सेक्ट और अब मैं ही देखता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। और दूसरी तरफ जैसे फायरी अपनी डिवाइन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए स्याओचेन के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाला था कि तभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम हीवन वाले स्याओचेन अपना कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से वो बॉडी पावरफुल बन गई होती है। और जैसे ही उसके पास पावर आई थी वो 1 सेकंड के अंदर की जो डिवाइन स्पिरिट होती है उसको अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर जाता है। वो इतनी बड़ी पावरफुल स्पिरिट को 1 ही सेकंड के उसके अंदर वहाँ पे एब्सॉर्ब हो चुकी थी। स्याओचेन ने अपने 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू किया। ये देखकर फायरी भी दंग रह चुका था। अचानक से इससे क्या हुआ कि इसने तो मेरी स्पिरिट खुद में ही एब्सॉर्ब कर ली। और फिर स्याओचेन वहाँ सोल थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक फायरी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से फायरी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और अब जाके ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फायरी का खेल खत्म हो चुका है कि तभी वहाँ लिंगन सेक्ट के कुछ डिसाइपल आने लगते। वो लोग देखकर हैरान थे ये कौन सा बंदा है मास्क जिसने इस फायरी का खेल खत्म कर दिया। और फिर स्याओचेन उन सभी को डरा कर भगा देता, क्या मैं तुम्हारा भी खेल खत्म
कर चलो निकलो यहाँ और किसी को मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ। कि तभी फायरी फिर से होश में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे वो मरा नहीं, बस वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हुआ था और वो बेहोश में होने के बाद दोबारा बचकर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग निकलता है ताकि वो बाद में स्याओ चैन से बदला ले सके। जिसके बाद हीवन वाला स्याओ वहाँ से जाने लगता है और अर्थ वाले स्याओ चैन से कह रहा होता है, तुमने कहा था ना कि तुम चैनमिन को बचा लोगे, तो क्या वो बच गई है? जिस पर हीवन वाला स्याओ चीन कह रहा होता है वो बच गई, अगर उसे देखना है तो जाके देख सकते हो। तो फिर अर्थ वाला स्याओ जल्दी से चैनमिन के पास आता है जो कि अभी भी बेहोश होती है और वो उसे देखते हुए हीवन वाले स्याओ चैन से कह रहा होता है, हमेशा चैनमिन का ख्याल रख, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम चैनमिन का ख्याल रखोगे तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखी। तभी देखते ही देख अर्थ वाला स्याओ चैन वहाँ से डिसअपीयर होने लगता है क्योंकि दो बंदे एक बॉडी को नहीं चला सकते, इसलिए उस बॉडी का पूरा कंट्रोल उस हीवन वाले स्याओ चैन के पास आ चुका है और अर्थ वाले स्याओ चैन की जो सोल है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी, बस उसकी यादें और अब वो हीवन वाले स्याओ चैन के अंदर चली जाएगी। वो दो बंदों की यादों को तो कंट्रोल कर सकता, लेकिन आज अर्थ वाले स्याओ चैन का हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, सिर्फ हीवन वाला ही स्याओ चैन बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्थ वाले स्याओ चैन के गायब होने से हीवन वाला स्याओ चैनमिन के पास आता है तो उसे पता चलता है ये तो चैनमिन है ही बल्कि ये तो कोई मॉन्स्टर जिसे चैनमिन का रूप डाला हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाता, इसने तो मुझे यहाँ पे बेवकूफ बना दिया, असली वाली चैनमिन कहाँ पे? कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती। के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेक्ट ने चैनमिन को उठा लिया था, इसीलिए स्याओ चैन जो होता है उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आता है। जिस चीज में हीवन वाला स्याओ चैन उसकी मदद कर रहा था, लेकिन फायरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहा था। पर तब भी स्याओ चैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी को मार मार के वहाँ से भगा दिया होता है, तो इसलिए चैनमिन बच चुकी थी। इसके बाद जो अर्थ वाला स्याओ चैन होता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, लेकिन तभी इस स्याओ चैन को पता चलता है कि चैनमिन तो यहाँ से गायब है और यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हीवन वाला स्याओ चैन जो कि परमानेंट अर्थ वाले स्याओ चैन की बॉडी को कंट्रोल करेगा, वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसकी आवाज आ रही थी और जैसे ही चैनमिन गायब हुई थी ये लड़की हंस हंस के स्याओ चैन से कह रही थी तुम चैनमिन को नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए स्याओ चैन उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए वो जंगल में आ जाता है जहाँ पे उसे वो लड़की दिखाई देती जो कि बहुत ही आराम से वहाँ पे बैठी हुई थी और उसका नाम किंग रहा होता है और उसी के साथ चैनमिन भी मौजूद थी। और ये देखकर स्याओ चैन तो हैरान रहता है, अरे ये चैनमिन तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये साफ था कि इस किंग राव ने चैनमिन को उठा लिया था। और जैसे ही वहाँ पे वो स्याओ चैन को देखती है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, तो स्याओ चैन उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जब किंग राव देखती है कि स्याओ चैन को उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसने चैनमिन को बिल्कुल इस तरह से कठपुतलियाँ होती उसी तरह से उसे घसीटना शुरू कर दिया था और बिल्कुल कठपुतली की तरह चैनमिन को नचा रही होती है। वो जहाँ जहाँ जाती है चैनमिन भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, जहाँ पे स्याओ चैन भी किंग राह का पीछा करता है और जहाँ पे किंग राह जाती है वो हंसते हुए जा रही थी और उसी हंसी की आवाज का पीछा करते हुए स्याओ चैन पूरे जंगल को छान मारता है कि आखिरकार चैनमिन कहाँ चली गई, कि आखिरकार उस डायर ने चैनमिन को कहाँ पे भेज दिया। कि तब आगे बढ़ते हुए स्याओ चैन अपने कमरे के अंदर आ जाता है तो फिर वहाँ पर चैनमिन मौजूद थी और वो भी ऐसा लग रहा होता है और वो पूरी तरह से किंग राह के कंट्रोल के अंदर है। और स्याओ चैन जैसे उसके करीब आता है वो वहाँ से किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ ही चैनमिन भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। और फिर स्याओ चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। और जिस जगह पे वो लोग अभी आए होते हैं वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया थी और यहाँ पे किसी का आना अलाउड नहीं है क्योंकि ये जगह देखने में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अब यहाँ पर स्याओ चैन आ चुका था, जिसके बाद वहाँ पे किंग राह आती और वहाँ पे आने के बाद वो स्याओ चैन से कह रही थी क्लाउड सेक्ट का जो पॉइजन है ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। मैंने तो कभी इस पॉइजन को टेस्ट तो नहीं किया कि मैं देख सकूं कि ये सच में खतरनाक पॉइजन
रीजन है या फिर नहीं, लेकिन आज मुझे उसे टेस्ट करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तो फिर स्याओ चैन उससे कह रहा होता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? तो फिर किंग रहा उससे कहती, मेरा नाम किंग रहा है, मैं एक चीफ हूँ अपने सोल कैप्ट वेटिंग वैली की। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही सारे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से तो जमीन के अंदर से चेले निकल स्याओ चैन को वहाँ पे पकड़ चुकी थी। और स्याओ चैन वहाँ पे बहुत ही कोशिश करता है कि वो खुद को यहाँ पर छुड़ा ले, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता उतने ही ज्यादा से वो बेले उसे पकड़े ही जा रही थी। तो फिर किंग रहा स्याओ चैन से कह रही होती है, हाल फिलहाल में तुम्हारे पास सिर्फ ड्रीवन हैंड टेक्निक है और जो भी बहुत कमाल की है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता तुम उसके अलावा किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते होगे, और यहाँ पर ना ही मुझे या फिर किसी और को पकड़ पाओगे या फिर खुद को यहाँ से आजाद कर पाओगे। तो जिसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गिर चुके हो और तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाओगे। और मुझे तुम्हारा मास्क निकालने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। मैं भी तो देखो जरा कि इस मास्क के पीछे इतना ज्यादा सुंदर चेहरा छुपा हुआ है, और अगर तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हुए ना तो मैं तुम्हें अपना दिल बदल के तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, और अगर तुम्हारा चेहरा मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन जैसे वो उसका मास्क निकालने वाली थी कि स्याओ चैन वहाँ प्लेन पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों के अंदर से प्लेन की पावर को निकालते हुए किंग राव को वहाँ से दूर कर दिया था। और स्याओ चैन कह रहा होता है, अब मेरे पास सिर्फ डेविल हैंड टेक्निक नहीं है, मेरे पास तो और भी कई सारी टेक्निक है जो कि तुमने अभी देखा ही कहाँ है, जो कि तुम्हें अभी देखना बाकी है। जो देखकर किंग राव कहती, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने वाले हो, तो फिर ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चैन मिन को लेके जाने लगती है। किंग राव का कहना था, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और तुम अब भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए वो वहाँ से चैन मिन को उठा के लेके चली गई। और फिर स्याओ चैन दोबारा से किंग राह का पीछा शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था ना कि वहाँ पर उसी डायन के कई सारे क्लोन आने लगते जो कि बाजार के अंदर लोगों को शेड्यूल्स करते हुए अपने कंट्रोल में ले रही थी। और वहाँ पर जो कई सारे क्लोन होते हैं, स्याओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था, और वो देखते ही देखते कई सारे क्लोन को वहाँ पे खत्म कर डालता है। और फिर वो किंग राह से कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारी चेली? तुम्हें तो मानना पड़ेगा, और सच में ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा घटिया टेक्निक है। मुझे तो लगा था तुम और भी अच्छा कारनामा कर सकती हो, लेकिन देखो तुमने यहाँ पर इस चूजे को बुला लिया। और फिर देखते ही देखते वहाँ पे सारे क्लोन स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर यून फाई का भी एक क्लोन आ जाता है, जिसके अंदर तो उस डायन ने अपनी स्वर्ण ही घुसा दी थी। और जैसे उसके अंदर वो स्वर्ण घुसी थी, उसके खून के छींटे स्याओ चैन के मुंह और हाथ पे आकर गिर जाते हैं। तब जैसे ही वापस से उस डायन की क्लोन जो होती है यून फाई के ऊपर अटैक करने वाली थी कि तभी स्याओ चैन वहाँ पर आकर उस डायन को रोक लेता है, क्योंकि वो अभी भी यून फाई को उसी तरह से पसंद करता था कि जब उसने उसे धोखा नहीं दिया था। फिर स्याओ चैन यहाँ पे कह रहा होता है, यून फाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आखिरकार तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी, और तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? और फिर यून फाई स्याओ चैन से कह रहा होता है, स्याओ चैन तुम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ना जाने मुझे पहले क्या हो गया था, पता नहीं मैं किसके नशे में था जिस वजह से ये सब हो गया। मैं एक्सकेलिबर और एम्परर की बेटी के बहकावे में आ चुका था, लेकिन मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज तुम यहाँ पे मुझे माफ कर दो, और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे भलाई के लिए ही किया था, ताकि तुम्हें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए तुम जबरदस्ती रेवोल्यूशन के अंदर से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम अपने हेवनली रेलम को पार कर सको। लेकिन जितना ज्यादा तुम जबरदस्ती करते और उतना ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हें खुद को नुकसान होता, और मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे ऊपर हमला किया था, और मेरा कुछ ज्यादा गलत इंटेंशन नहीं था कि तभी वहाँ पर वापस से कई सारे डायन के क्लोन आ जाते हैं। और जैसे वो स्याओ चैन के ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी यून फाई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी क्लोन को मारना शुरू कर देता है। और फिर स्याओ चैन से कहता है, स्याओ चैन तुम यहाँ से चले जाओ तब तक कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ। फिर स्याओ चैन बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यून फाई क्या यहाँ पे सच में आया है कि मेरा दिमाग ही ऐसा दिखा रहा है कि मेरे सामने यून फाई खड़ा हुआ है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी चीज रियलिटी है और कौन सी चीज फेक है। कि तभी जैसे ही कुछ क्लोन यून फाई के ऊपर अटैक करने वाले थे, स्याओ चैन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता ताकि यहाँ पे यून फाई को एक खरोच तक ना आए, क्योंकि वो यून फाई को उतना ज्यादा ही पसंद कर रहा था और वो
सारी चीजें भूल चुका होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर युनफई को माफ कर दिया कि तभी स्याओ चैन अगले ही पर किसी और वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाजार में आ चुका है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है कि तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट बचाते हुए कहती है मरना तो सबके नसीब में लिखा है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहाँ पे मरेगा और किस तरह से मरेगा। और यह जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। इंसान जब पैदा होता है तभी उसका मरना लिख दिया जाता है, तभी अगले ही पल स्याओ चैन किसी अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर साफ साफ लग रहा था कि यहाँ पर जो किंग रहा है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। और जो चीज उसकी दिमाग उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे स्याओ चैन चलते जा रहा है कि तभी अगले पर स्याओ चैन को एक नाव के अंदर चैनमिन दिखाई देती है। वो नाव आगे चलते हुए जा रही थी और स्याओ चैन भागते हुए उस नाव का पीछा कर रहा होता है ताकि वो चैनमिन को बचा सके। और जैसे वो चैनमिन के पास आता है तो फिर चैनमिन सीधा अपना एक ड्रैगन निकालते हुए स्याओ चैन के पेट के आर पार कर देती, जैसे कि युनफई ने पीछे से हमला किया, लेकिन चैनमिन ने तो सीधा सामने से हमला कर दिया और ये भी स्याओ चैन का दिमाग ही दिखा रहा होता है। और फिर वापस से वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे युनफई उसकी मदद करने के लिए आया हुआ था। और फिर वहाँ पे आने के बाद जो क्लोन के साथ फाइट कर रहा था जो कि युनफई होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड लिए हुए सीधा स्याओ चैन के सामने ही उसके अंदर घुसा देता है, क्योंकि ये युनफई नहीं सुधरने वाला है। ये तो बस यहाँ पे नाटक कर रहा था स्याओ चैन कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि असल में उसका यही प्लान था कि वो दोबारा से आप स्याओ चैन को मार देगा। जिसके थोड़ी देर बाद युनफई और चैनमिन दोनों इस किंग राह के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते। तो इसके बाद किंग राह कहती अभी तक तुमने जो चीज देखी ना वो मेरे जादू का छोटा सा नमूना था। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकती हूँ जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और उसी ने वो ड्रैगन स्याओ चैन के अंदर ही घुसाया और यही सिर्फ एक ही रियलिटी होती है, बाकी जितने भी चीज हमने देखी थी वो सब इल्यूजन और इमेजिनेशन था। तो फिर किंग राह कहती है कोई भी कभी मेरे इल्यूजन से बाहर ही नहीं जा सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा इल्यूजन। और वहाँ से दोबारा स्याओ चैन के अंदर ड्रैगन घुसाने की कोशिश करती, लेकिन स्याओ चैन खुद को वहाँ से बचा के भागने लगता है। उसे तो एक बार ड्रैगन लग चुका था तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और दूसरी तरफ सेट के अंदर एल्डर फैंग और जितने भी उसके चेले होते हैं उन लोगों ने मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को कैद कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर उस एल्डर और मास्टर को दोनों को यहाँ पर खत्म कर डाले। वे दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसके चेलों ने उसे बांधी होती है कि तब ये देखकर एल्डर फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता जिससे कि मास्टर और दूसरे वाले एल्डर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश कैसे कर पाएंगे। तो फिर मास्टर फैंग से कहता है कि फैंग आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। जिस पर फैंग कहता है सेक्ट के चीफ ना ऐसे बंदे को बनना चाहिए जिसके अंदर जोश हो और वो सेक्ट को चलाने के लायक भी रहे जैसे कि मैं हूँ। और तुम लोग यहाँ के कुछ देर और चीफ बने रहे ना तो तुम्हारे सेक्ट में बिल्कुल बर्बादी के पीक पे पहुँच चुका होता, इसलिए अभी सेट को पावरफुल बनाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उन्हें गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और वो दोनों यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रस्सी को तो तोड़ देते हैं, लेकिन अब उन्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ गया होता है। दूसरे वाले एल्डर ने वहाँ पर उस मास्टर को भगा दिया था ताकि वो मदद ला सके और वो बेचारे खुद को वहाँ पर सरेंडर करवा देते हैं क्योंकि वो भाग नहीं पाए थे। देखकर एल्डर फैंग जो होता है वो मास्टर के पीछे पड़ जाता है। मास्टर एल्डर फैंग से कह रहे होते हैं देखो आज से पहले कभी हम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है, लेकिन अगर आज तुमने मुझे एक कदम बढ़ाने से रोका ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा होता है मैंने तो आपको गलत समझा, मैं तो आपकी तरह दयालु बिल्कुल भी नहीं हूँ और जिस सेक्ट के लिए मैं काम करता हूँ उसके लिए तो मुझे सेक्रीफाइस करना ही होगा। जिस वजह से अब देखते ही देखते मास्टर और एल्डर फैंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है और दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पे एल्डर फैंग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मास्टर एल्डर फैंग से कहते हैं काश मैंने कि तुम्हें ये सारी टेक्निक नहीं सिखाई होती तो आज तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट नहीं करते। मैंने तुम्हें सारी टेक्निक सिखाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर एल्डर फैंग कह रहा होता है अब गलती कर ही दी है तो खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यह देखकर मास्टर ने तो अपने आइस फ्लेम पाइथन को बाहर निकाल लिया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जो देखकर एल्डर फैंग ने भी वहाँ पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस आइस पाइथन को खत्म करने की कोशिश करता है और बस सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वो आइस पाइथन वहाँ पर पूरी
तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद तो एल्डर फैंग मार मार कर मास्टर को दोबारा से उसी जगह पे भेज देता है जहाँ पर दूसरे वाले एल्डर गए। तो फिर दूसरे वाले एल्डर फैंग से कहते हैं कि आखिरकार तुम फायर विंड टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया, किसने सिखाई तुम्हें यह टेक्निक, यह सीखना तो अलाउड नहीं था। तो इस चीज का कोई भी जवाब एल्डर फैंग नहीं देता। एल्डर फैंग तो वहाँ पे बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहा था और चाय पीते हुए वो दुआन की तारीफ कर रहा था। वाह दुआन, आपने तो बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया था। अब मेरा सपना चीफ बनने का कुछ ही कदम दूर है और मुझे आज इस सेक्ट का चीफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एल्डर फैंग दूसरे वाले एल्डर से कह रहा था, एल्डर आपको तो पता ही है ना कि जंगल में सरवाइव करने का रूल क्या होता है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन तक भी जा सकता है तो वही वहाँ पर जिंदा रह पाएगा और कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। और वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है और जिसके पास पावर है वही यहाँ का चीफ बनेगा और कमजोरों की कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ स्याओ चैन अब भी अलग अलग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो रहा था और बहुत सारी दुनिया उसके दिमाग में घूम रही होती। तो कभी स्याओ इधर वर्ल्ड में जाता तो कभी उधर वर्ल्ड में जाता, वो इधर उधर वर्ल्ड में पहुँच रहा होता है और फिर वो सीधा हीवन में पहुँच जाता है जहाँ पे एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। और फिर स्याओ चैन खुद से कहता है ये जो इल्यूजन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर मैं इल्यूजन से बाहर नहीं जा पा रहा और अगर मैं इस तरीके से इस इल्यूजन को सच्चाई मानते रहूंगा उतना ही ये इल्यूजन मुझ पे हावी होते जाएगा और मुझे मेरे दिमाग को शांत करना ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं है। और इसके बाद मुझे लगता कि मैं इस इल्यूजन से बाहर आ पाऊंगा, वरना कोई चांस नहीं लग रहा। और इस वजह से स्याओ एक तालाब के अंदर जाके छुप जाता अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए। तभी वहाँ पे किंगरा स्याओ चैन को ढूंढते हुए कह रही होती है, स्याओ चैन मुझे तो लगा था ना तुम तो एक हीरो हो, लेकिन तुमको इतना ज्यादा भागता हुआ देखकर मुझे पता चल गया तुम कोई हीरो नहीं बल्कि एक लूजर हो जो कि सिर्फ डर कर इधर उधर भागता रहता है और भागने के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या यार स्याओ, तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने तो तुम्हें बहुत ही पावरफुल समझा था, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और चलो जल्दी से तुम मेरे सामने आ जाओ और मुझे तुम्हें मार कर कुछ और काम करने के लिए यहाँ से जाना है और मुझे ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर स्याओ जो तालाब के अंदर होता है वहाँ पे कई सारी लड़कियों के क्लोन आने लग गए थे। वो सभी वहाँ पर आकर स्याओ चैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था वो उसे शेड्यूल्स कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके, ताकि स्याओ चैन अपने माइंड को शांत ना कर पाए। तो फिर स्याओ चैन बस अपने दिमाग से कह रहा होता है, मुझे तो ना किसी चीज को देखना, ना ही किसी चीज को सुनना और ना ही किसी चीज को महसूस करना। और जब मैं इन तीनों चीजों को नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग खुद ब खुद समझ लेगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है और उसके बाद ही मैं किंग रॉक को हरा सकता, वरना मैं तो उसके इल्यूजन में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। और देखते ही देखते लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर स्याओ चैन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के माइंड को कंट्रोल कर रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला के बस यही कह रहा होता है, मैं जो भी देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, इस पे यकीन मत करना। और ये सारे इल्यूजन जो मेरे दिमाग में हावी हुई है ना उसी वजह से दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं सोचना ही बंद कर तो ये इल्यूजन भी गायब हो जाएंगे। तो फिर किंग रा उससे कह रही होती है, मैंने जो स्याओ चैन के अंदर ड्रैगन घुसा दिया था ना तो उससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, इसलिए वो आसपास ही कहीं मौजूद होगा और वो छुप कर कहीं बैठा होगा और छिपने के अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं है। और वो चिल्ला चिल्ला के स्याओ चैन से कह रही होती है, कहाँ हो स्याओ चैन, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी स्याओ चैन ड्रैगन लगने की वजह से जो खून निकल रहा था उसके कुछ निशान तालाब के पानी में आ गए होते। तो इस वजह से किंग रा को समझ में आ जाता है, हाँ मुझे पता चल चुका कि स्याओ चैन कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। और उधर हीवन वाला स्याओ चैन बॉडी के अंदर से कह रहा होता है, अरे लड़कियां यहाँ पर भी आ गई और वो इल्यूजन यहाँ पे भी काम कर रहा है। फिजिकल बॉडी को तो छोड़, मेरे हीवन वाली बॉडी में जो सोल उस पर भी ये इल्यूजन काम कर रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन, लेकिन कुछ भी हो मुझे यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करना है और अगर मैंने अपने 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद मैं इस इल्यूजन वाले चीज को खत्म कर दूंगा। और वो जल्दी जल्दी सारी टेक्निक देख रहा होता है कि कौन सी टेक्निक मुझे 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेगी। कि तभी वहाँ पे किंग रा भी आ चुकी थी जो कि अपना ड्रैगन लेकर दोबारा से स्याओ चैन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते। उससे पहले स्याओ चैन वहाँ पे स्कायरा टेक्निक का इस्तेमाल करता और उसके मुंह से जो आवाज निकली थी उसकी वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सबके सब उड़कर वहाँ से दूर फेंका चुके थे। इसके बाद स्याओ चैन सोल डिवायरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने किंग रा को उठाकर दूर फेंक दिया होता है, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से स्याओ चैन को और भी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी और वो कहता है फिजिकल बॉडी को कमजोर होने की वजह से मैंने जो स्कायरा टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मेरी बॉडी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन तभी वो किंग रा से कह रहा होता
होता है, देख लिया ना, मुझ पर तुम्हारे इल्यूजन का कोई असर नहीं होने वाला और अब तुम्हारी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी किंगरा वापस से चैनविन को देख रही होती और उसके पास वही एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो स्याओ चैन को रोक सकती। इसके बाद वो स्याओ चैन से कहती, बहुत अच्छा, तुमने तो यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल की, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे हाथ में चैनविन नहीं लगने वाली। इसके बाद वो उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और उसके गायब होने के जैसे स्याओ चैन चैनविन के पास आता है तो वो देखता है कि चैनविन तो यहाँ से भी गायब, यानी कि किंगरा उसे दोबारा से उठा के यहाँ से ले गए। इस वजह से स्याओ चैन दोबारा से परेशान हो जाता। उसने तो इतनी मेहनत की किंगरा को हराने की, लेकिन तब भी इसने चैनविन को उठा ली। मैं कैसे किंगरा को पकड़ के उसे मजा चखा। कि तभी ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्याओ चैन के पास किंगरा नाम की एक लड़की आ गई होती है जिसके पास ऐसी पावर थी, वो किसी को जो चाहे वो दिखा सकती थी और उसी ने चैनविन को भी अपने कब्जे में कैद करके रखा हुआ था। स्याओ चैन किंगरा का पीछा करते हुए, लेकिन किंगरा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अजीबो गरीब विजन वगैरह बना लेती है। तो इसी वजह से स्याओ चैन कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो किंगरा से साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसके इल्यूजन चारों तरफ से घिरते जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो चैनविन को नहीं बचा पाता। जिसके बाद यहाँ से क्या एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में स्याओ चैन आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही जगह पे आ चुका था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और वहाँ आने के बाद स्याओ चैन खुद से कह रहा होता है, यहाँ का तो ऑरा मुझे और भी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर रहते हैं। और साथ ही उसे वहाँ पर कई सारे पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर पेपर लटके हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और उन सभी चीजों को देखकर स्याओ चैन कहता है, ये काफी बड़ी अजीब जगह है, लेकिन यहाँ पे कौन रहता होगा जो कि इस पेपर पे लिख कर इन सारे पेड़ों के ऊपर टांग रहा है। और फिर वो उस बंदे का पीछा करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है कि आखिरकार असल में यहाँ पे रहता कौन है। तभी उसे आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एक बंदा ऐसे कुछ पेपर पे लिखते हुए दिखाई देता है। तो उसी के साथ चैनविन वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर स्याओ चैन हैरान रह जाता है कि चैनविन तो इसके पास है। तो स्याओ चैन को देखकर वो बंदा जिसका नाम गीलाओ था स्याओ चैन से कहने लगता है, मिस्टर तुम्हें मेरी कोलिग्राफी कैसी लगी जो मैं इन सारे पेपर पे लिख के यहाँ पेड़ों पे टांग रहा हूँ, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो स्याओ चैन कहता है, देखो मुझे कोलिग्राफी में उतनी कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो कोलिग्राफी है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। पुराने जमाने के लोग ऐसा लिखा करते थे, देखो एकदम सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल मुझे घटिया लगा और इतनी ज्यादा बकवास चीजें मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और यही सुनकर जो गीला होता है वो स्याओ चैन से कह रहा था, स्याओ चैन असल में मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ चीजें पता चली कि तुमने किंगरा को हराया और ऐसे ही दुआन को भी हरा दिया और इतने सारे पावरफुल लोगों की तुमने जान ली है। और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ही मिलना चाहता था ताकि मैं देख सकूं कि असल में तुम्हारे मास्क के पीछे चेहरा किसका है। जरा मैं भी तो देखूं कि इतना पावरफुल बंदा कहाँ से आ गया। जिसपे स्याओ चैन कह रहा होता है, किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन जो मेरा चेहरा देख लेता है वो जिंदा बचने के लायक नहीं रहता। तो क्या तुम अपनी जान कमाना चाहते हो? मुझे तो लगता है ना कि तुम यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट से आए हो। क्यों ना, मैं तो सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास कॉलिग्राफी करने का ऐसा ही टैलेंट होता है। तो फिर गीलाओ कह रहा होता है, तुम्हारे सोचने का तरीका तो काफी ज्यादा कमाल का है, तुमने तो काफी सारी चीजें मेरे बारे में अच्छी तरीके से जान ली है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंगरा और बाकियों को हराने के बाद तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। स्याओ चैन कहता है, मैं अभी लड़की को पीट के आया हूँ, जब मैं लड़कियों पे दया नहीं दिखाता तो मैं तुम पे क्या ही दया दिखाऊंगा। अगर तुझे मुझसे ही फाइट करनी तो आ जा और मुझसे भिड़ ले। जो सुनकर गीलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्याओ चैन से कह रहा होता है, अपनी जुबान संभाल कर बात कर बच्चे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जिसके बाद वो बहुत ही खतरनाक वाला अटैक स्याओ चैन के ऊपर कर देता है, लेकिन स्याओ चैन यहाँ पे इस अटैक से बच जाता है। तो फिर गीलाओ कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था मैं तुझे यहाँ पे कॉलिग्राफी सिखाऊंगा, लेकिन तू तो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो अपने ब्रश के साथ स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसका ब्रश भी किसी स्वॉर्ड से कम नहीं था। और स्याओ चैन बड़े मुश्किल के साथ उसके सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पे गीलाओ से कह रहा होता है, ये तेरी कॉलिग्राफी आर्ट जो है, ये ब्रश तो इस तरह से चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि तू स्वॉर्ड चला रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक है। कॉलिग्राफी कम और स्वॉर्ड ज्यादा लग रही है। तो फिर गीलाओ कह रहा होता है, तुमने अभी देखा ही कहाँ है, कॉलिग्राफी में काफी ज्यादा खास टैलेंट होता है, लेकिन
अफसोस कि तू उसे देखने के लिए बचेगा ही नहीं। और वो दोबारा से स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो फिर स्याओ चैन खुद से कह रहा होता है मुझे किसी तरह से इससे पीछा छुड़ा के चैनविन को बचाना होगा। इसीलिए जैसे जैसे उससे मौका मिल रहा था वो उस मौके का फायदा उठाते हुए गीलाओ के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। जिसके बाद देखते ही देखते स्याओ चैन वहाँ पे अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लिया था। तो जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गीलाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है। लेकिन इस वजह से गीलाओ का ब्रश टूट चुका था, जिसकी मदद से वो कोरियोग्राफी करता था। ये देखकर गीलाओ स्याओ चैन से कह रहा होता है तुमने बड़ी गलती कर दी मेरा ब्रश तोड़ के, और मैं ब्रश से अटैक कर रहा था तो ये तो थोड़े कम थे, और अब मैं यहाँ पे अपनी स्वord निकालने वाला हूँ। तू तो स्वord के अटैक से मर ही जाएगा, तुमने तो अपनी मौत को दावत दे दी है, तो अब चल मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर वो वहाँ पे अपनी स्वord को बाहर निकालते हुए कई सारी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वहाँ पे कई सारे क्लोन से चारों तरफ से स्याओ चैन गिर चुका था। फिर स्याओ चैन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था, ये बुढ़ा आदमी किस तरह का आदमी, इसके पास किस तरह की खास टेक्निक है। और सारे के सारे क्लोन के अटैक को वो स्याओ चैन के ऊपर कर देता है, और वो सारे के सारे क्लोन स्याओ चैन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्याओ चैन वहाँ पे अपना शील्ड बनाते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका अटैक उससे न लग जाए। जिसके बाद स्याओ चैन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। एक क्लोन मर रहा था तो दूसरा पीछे से आ जा रहा था, तो इस वजह से स्याओ चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसे एक क्लोन नहीं बल्कि अनगिनत क्लोन के साथ फाइट करना, और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्याओ चैन दोबारा से वहाँ पे डीमन हैंड टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने सभी के सभी क्लोन के अटैक रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। गीलाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदा था, वो स्याओ चैन के हर एक अटैक को एक के बाद एक करते हुए जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से स्याओ चैन का डीमन हैंड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो देखकर स्याओ चैन समझ जाता है ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे कैसे भी करके खुद को इससे बचाना होगा। तो उसके बाद गीलाओ वहाँ पे एक के बाद एक करते हुए बहुत ही खास टेक्निक को बाहर निकालता है, और ऐसा लग रहा था कि वो जन्मों से लड़ाई नहीं किया, तो सारी भड़ास उसी स्याओ चैन के ऊपर निकाल रहा है। तो गीलाओ स्याओ चैन से कह रहा होता है तुम यहाँ पे किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना कर, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वापस से एक खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से स्याओ चैन बहुत ही दूर जाके फेंका चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन गीलाओ स्याओ चैन से कह रहा होता है बच्चे बता तू मेरी कोरियोग्राफी कैसी लगी तुझे अपनी हड्डियाँ तुड़वा तो समझ ही गया होगा कि मेरी कोरियोग्राफी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन स्याओ चैन अब भी कह रहा होता है चल बुड्ढे तेरी कोरियोग्राफी पहले से और भी ज्यादा घटिया है। इसके बाद वो दोबारा से पहले से भी ज्यादा खतरनाक डीमन हैंड बाहर निकाल लेता है, जो कि सीधा गीलाओ के पीछे ही पड़ चुका था। और गीलाओ जैसे ही डीमन हैंड से बचने की कोशिश करता कि उसके सामने अगला डीमन हैंड आ जाता, और फिर स्याओ चैन ने अनगिनत डीमन हैंड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था ताकि वो पूरी तरह से गीलाओ को पकड़ सके। इसके बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लाती है और कई सारे डीमन हैंड वहाँ पे लग गए थे। आखिरकार उन सभी ने मिलकर किसी तरह से गीलाओ को पकड़ के कैद कर लिया था। तो फिर स्याओ चैन कह रहा होता है अब तुम बताओ मेरी टेक्निक तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें अच्छी लगी ना, तुम यहाँ पे अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, ब्रश का इस्तेमाल करो या फिर किसी भी चीज का क्यों ना इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे डीमन हैंड के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। लेकिन जो गीलाओ होता है वहाँ पे जरा सा भी डरा नहीं हुआ था, वो फिर से वहाँ पे उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता और वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा हंस रहा था, और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही आसपास काफी ज्यादा ईविल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, जो हर चीजों को वहाँ पे तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहा था। और वो ईविल ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्याओ चैन के डीमन हैंड को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से गीलाओ वहाँ पे पूरी तरीके से आजाद हो चुका, डीमन हैंड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो फिर गीलाओ स्याओ चैन से कह रहा होता है बच्चे तू देख मैं अब तेरे साथ क्या करता हूँ, तूने मुझे गुस्सा दिला के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मेरे सीरियस होने का टाइम आ चुका। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर इस्तेमाल कर सके। उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर कोरियोग्राफी के अंदर से जिस वर्ड का वो इस्तेमाल करता वो सारे वर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ईविल एनर्जी बाहर निकल रही थी, और वो सारे के सारे स्वॉर्ड सीधा स्याओ चैन के पीछे पड़ चुके थे। स्याओ चैन उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जहाँ तक भाग रहा होता है वो वर्ड्स उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, और उसकी चपेट में जो कुछ भी चीज आती वो वहाँ से गायब हो रही थी, और बड़े बड़े पत्थर क्यों न आ जाए रास्ते वो पत्थर को भी खा जा रही थी। फिर स्याओ चैन एक बार फिर अगर इन वर्ड्स के पीछे फंसा तो वो यहाँ पे मारा ही जाएगा। तो फिर स्याओ चैन यहाँ पे कह रहा होता है मैं अपनी हिवेली टेक्निक का
का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हीवन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किए बगैर मैं इस गीलाव को रोक पाऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस चीज का स्याओ चैन को डर था वो चीज वहाँ पे हो जाती है। वो उसी वर्ड के फॉर्मेशन के बीचों में फंस चुका था। वो वर्ड्स उसके अंदर से अटैक कर रहे होते। वो उन सारे वर्ड्स ने मिलकर स्याओ चैन को वहाँ से उठा के दूर फेंक दिया था और स्याओ चैन की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो गीलाव स्याओ चैन से कह रहा था, बच्चे अब तू बता दे मेरी कोरियोग्राफी तुझे कैसी लगी है ना। मेरी हाई लेवल की कोरियोग्राफी ये कितनी खतरनाक है। अब देख तेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब तू यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। जिसके बाद गीलाव ने अपने स्वर्ण फॉर्मेशन को उठाकर सीधा स्याओ चैन के ऊपर ही पटक दिया होता है ताकि स्वर्ण फॉर्मेशन के नीचे दबते ही स्याओ चैन की वहाँ पे जान नहीं चली जाए। और दूसरी तरफ हम मास्टर और उसी एल्डर को देखते हैं जिसके सामने एल्डर फैंग खड़ा हुआ था। वो उन दोनों को वहाँ पे कैद कर लिया होता है। उसको कैद करने के बावजूद भी वो दोनों वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे होते ताकि उसके अंदर हिम्मत आए और बाकियों को बचाने की। तो एल्डर फैंग उनसे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ जिस तरफ से नदी बह रही उस तरफ से क्यों नहीं बहते हो। तुम लोग उल्टा क्यों घूमना चाहते हो। यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो और उसके बाद तुम मेरे खिलाफ भी जा रहे हो। तो तुम लोग आखिरकार मान क्यों नहीं ले कि मैं इस सेक्ट का लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से लायक हूँ। तो मास्टर एल्डर फैंग से कह रहा था, तुम तो सेक्ट के एक एल्डर हो ना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा ख्याल कैसे आया कि तुम इस सेक्ट को बर्बाद कर। तुमने जिस दो तरीके का इस्तेमाल किया ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर तुम दुश्मनों का साथ देते हुए इस सेट का लीडर बनोगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए और ये सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था, बर्बाद हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे बर्बादी चाहिए तो मुझे तो इससे मोटिवेशन मिलता। तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ और अगर मैं दुश्मनों का साथ नहीं देता तो देखो मेरे हाथ में सेट आ। तो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो वहाँ पे खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो जिस शील्ड के अंदर एल्डर फैंग ने मास्टर को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन तब भी वो शील्ड नहीं टूटी। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आ जो कि एल्डर फैंग से कह रहा, जल्दी मेन गेट पे चली, वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। इसके बाद एल्डर फैंग गेट के पास जाने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन सभी से कहने लगता है, इसका काफी ज्यादा ख्याल रखना, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए। मैं इन दोनों को तब तक जिंदा रखूंगा जब तक मैं इस सेट का ताज अपने सर पे ना पहन लूं। और एक बार मैं ताज इनके सामने पहन लूं उसके बाद मैं इन लोगों को वहाँ डालूंगा। मास्टर तो वहाँ पे रोने ही लग गए कि ये सेट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। वो कमजोर है इसलिए वो अपने सेट को आज बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एल्डर उससे कहता है, आपको इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं, इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अभी तक हम यहाँ पे मरे नहीं और अगर हम यहाँ पे कोशिश करते तो हम इस सेट को वापस से हासिल कर पाएंगे। तुम अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर। इसके बाद मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते तुम्हारी और मेरी पावर के साथ इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ हम दोनों यहाँ से आजाद हो जाए। इसलिए मास्टर उस एल्डर के अंदर अपनी सारी पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश करता, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो हो सकता है इससे ये पावर बैक न कर जाए, उससे उस एल्डर की जान भी जा सकती है। लेकिन तब भी वो यहाँ पे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाना चाहते। जिसके बाद वो एल्डर फैंग से बदला लेंगे। तब मास्टर की पावर को मिलाते एल्डर ने वहाँ अपने स्पिरिचुअल लोटस को समन कर लिया। वो इतना बड़ा होता है कि वो वहाँ पे आने के बाद जो वहाँ पे फैंग ने फॉर्मेशन लगाया उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इतने जल्दी वो फॉर्मेशन नहीं टूट पाता। एल्डर फैंग वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा देते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ के रहूंगा। तो इतना ज्यादा जोर डालने की वजह से उस एल्डर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके मुँह से खून भी आ रहा होता। मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश भी करते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी एल्डर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास एक आखिरी मौका और अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया तो हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। हमें अभी कुछ न कुछ करना पड़े वरना सब कुछ खत्म हो जाए। जिसके बाद उन्हें फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा गैप कर दिया जिसकी मदद से मास्टर वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते। लेकिन अभी तक यहाँ फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके रखना पड़ेगा। तो एल्डर वहीं पे रुकते। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी तक इस फॉर्मेशन को रोका होता जो कि वहाँ से कुछ मदद लाने के लिए चले जाते। और दूसरी तरफ गीला स्याओ चैन से कह रहा, बच्चे तू अभी मरा नहीं, तू तो बड़ा ही ढीठ किस्म का बंदा, लेकिन कोई बात नहीं मैं तेरी यहाँ पे जान लेके ही रहूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता जिस वजह से जमीन वहाँ पे फटने लगी थी। और फटते ही जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोन बाहर आने लगते। उस स्टोन की मदद से गीला अजीब अजीब वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया। वो एनी टाइम कोरियोग्राफी पढ़ते हुए अटैक कर रहा था और उसको जो चीज दिखाई दे रही थी वो उससे कोरियोग्राफी ही बनाया जा रहा होता। उसके बाद गीला ने सारे के सारे जमीन से निकले हुए पत्थर को आपस में मिलाकर एक बहुत ही बड़ी स्वर्ण को बना लिया था जो स्वर्ण नयंग एनर्जी के एक पत्थर से बनी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा
ज्यादा लंबी होती है। स्याओ चैन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता ताकि वह खुद को उस स्वर्ण से बचा सके, लेकिन तभी उस स्वर्ण से एक बहुत ही खतरनाक अटैक स्याओ चैन के ऊपर करते हुए वहाँ से दूर फेंक दिया था। स्याओ चैन की हालत यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आने लग गया, लेकिन वो स्वर्ण उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जहाँ जहाँ स्याओ चैन जा रहा होता है, गीलाओ अपनी पत्थर वाली स्वर्ण की मदद से उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। और अगर जल्दी स्याओ चैन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं की तो वो सच में यहाँ पे मारा जाएगा। उसके पास पावर तो है, लेकिन बॉडी इतनी मजबूत नहीं कि वो हीवन वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। स्याओ चैन बिल्कुल अधमरा हो चुका था, लेकिन तब भी उसकी नजर चैनविन पे पड़ जाती और जैसे वो उसे बेहोश देखता वो अपनी हिम्मत को वापस से जुटाना शुरू कर देता। नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं चैनविन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उसको बचाना ही होगा। ये तभी उसी पत्थर वाले स्वर्ण के जब स्याओ चैन के ऊपर करने वाला होता है कि स्याओ चैन दोबारा से अपने डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए इतना खतरनाक उस पत्थर के स्वर्ण पे कर देता है, जिस वजह से वो स्वर्ण वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब, पत्थर टूटने के ये तभी गीलाव ने दोबारा से उस स्वर्ण को जोड़ लिया। इसके बाद दोबारा से स्याओ चैन खुद को अपने डीमन हैंड के अंदर छुपा लेता है ताकि जितने भी अटैक हो रहे हो उसका उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। स्याओ चैन यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद कह रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे कल्टीवेशन करके अपनी पावर बढ़ानी होगी, वरना तो मैं इस तरह से बिल्कुल भी इस गीलाव का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो वो वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक को देख रहा होता है जिसकी मदद से उसकी पावर बढ़ेगी और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो गीलाव को हराने की कोशिश करेगा। और उधर गीलाव रुकने के लिए तैयार ही नहीं, वो अपने पत्थर वाली स्वर्ण बार बार डीमन हैंड की तरफ फेंक रहा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डीमन हैंड, लेकिन जितने भी स्पेशल अटैक टूटते हैं वो अपने आप को वहाँ पे रिकवर करना शुरू कर देता है। ये देखकर स्याओ चैन कह रहा होता है ये कैसे हुआ, कि तभी वहाँ एक छोटी सी औरत से बनी हुई फिंगर दिखाई देती। उसे देखकर स्याओ चैन कह रहा होता है, अरे वाह, इस अर्थ वाले स्याओ चैन के नेचुरल लाइफ की पावर थी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती, मुझे नहीं पता था इस अर्थ वाले स्याओ चैन के इतनी खतरनाक वाली टेक्निक होगी, ये तो बहुत ही बढ़िया है और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ खास अटैक गीलाव के ऊपर कर सकता हूँ और जितने भी इंजरी होगी उन सभी को नेचुरली सुपर पावर से। फिर स्याओ चैन बता रहा होता है, लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो है वो दुनिया की जितने भी सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर है उनमें से एक है। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर में से एक है। इसे ना ही जल्दी कोई कल्टीवेट कर पाता है और ना ही जल्दी किसी के पास होती है। तो फिर आखिरकार इस अर्थ वाले स्याओ चैन के पास ये कैसे आए, ये तो अलग ही मिस्ट्री। वो बंदा सच में टैलेंटेड, क्योंकि लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो होती है उसे अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से स्याओ चैन की पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। जिसके बाद स्याओ चैन डीमन हैंड से बाहर निकल के आता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास लाइफ सुपर नेचुरल पावर आ गई होती है। इसके बाद वो कहता है इसकी मदद से जितने भी चोटें लग जाएं वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और उसी के साथ साथ ये पावर को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अब तो मैं इस गीलाव को नहीं छोड़ने वाला, अब आजा गीलाव, तू मेरे हाथों से कहीं भी नहीं बच के जा सकता, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगी। तभी गीलाव जैसे अपनी पत्थर वाली स्वर्ण को गीलाव की तरफ स्याओ चैन की तरफ भेजा था कि स्याओ चैन वहाँ पर सोल डिवाइनिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस पत्थर वाली स्वर्ण को तोड़ने के साथ साथ गीलाव के ऊपर अटैक कर रहा। ये देखकर गीलाव कह रहा होता है, अरे तुझे हो क्या गया, आखिरकार इतनी सारी एनर्जी तेरे पास कैसे आई, तूने किस चीज का इस्तेमाल की, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। और गीलाव की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था वो सोल द वायरिंग वाली थंडर टेक्निक से फटी जाएगा। वो वहाँ पे जैसे तैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता ताकि यहाँ पर स्याओ चैन के इस अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद गीलाव स्याओ चैन से कहता है, बच्चे तू आखिरकार है कौन, तू इतने सारे अटैक को यहाँ पर कैसे झेल लिया और उसके बाद मेरी हालत खराब कर दी। तो उसके बाद स्याओ चैन कह रहा होता है, जो मर रहा होता है ना उसे कुछ ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो इस पर गीलाव कह रहा होता है, इतना ज्यादा तू घमंड दिखा रहा है, इतना घमंड तेरे पास कहाँ से आता है, मैं तो सोच रहा था यहाँ पे फाइट को रोक दूंगा, लेकिन तूने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, मैं अपने आखिरी दम तक तुझसे फाइट करूंगा। वो वहाँ पे एक और टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन स्याओ चैन कह रहा होता है, अब बस भी कर, तू यहाँ पे कितनी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, वैसे भी तू आज मरने वाला है। इसके बाद स्याओ चैन ने एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो दोनों अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अजीब सा ऑरा फैल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बंदा आ रहा था। गीलाव स्याओ चैन, वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो बंदा वहाँ पे चुटकी क्या बजा
जाता है। बस उसके चुटकी बजाते साथ ही कीला वहाँ पर थोड़ी देर में धुएं में बदल के गायब हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर वो मर चुका था। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर चैनविन को उठा के ले जा रहा होता है। तो स्याओ चैन उससे कह रहा होता है, आखिरकार तू है कौन? तेरे पास जो टेक्निक है ना, सेम इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल मेरा एक दोस्त भी करता है। तू यहाँ पे चैनविन को छोड़ दे तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूँ, वरना आज मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं देने वाला। तो वो बंदा कह रहा था, जा यहाँ से, मैं तेरे जैसे बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करता। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।